वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए भाई, लास्ट लेक्चर में हमने गवर्नमेंट ऑडिट शुरू कर लिया था एंड वी डिड सर्टेन थिंग्स। लास्ट में हमने आई गेस CNDG की ड्यूटीज खत्म कर ली थी, पावर्स खत्म कर लिया था। अच्छा, एक्सपेंडिचर ऑडिट पे थे हम लोग। एक्सपेंडिचर ऑडिट 4 खत्म कर लिए थे, राइट? वहां तक वी वर डन। लेट अस कंटिन्यू। सो पहले 4 एक्सपेंडिचर ऑडिट के प्रकार हमने पढ़े थे। सर, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वाज द फर्स्ट वन, कि भाई जो भी रूल्स बनाए गए हैं, जो भी ऑर्डर्स पास किए गए हैं बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, इन अकॉर्डेंस विद देम ओनली सारे के सारे एक्सपेंडिचर हुए हैं कि नहीं। नेक्स्ट वाज ऑडिट अगेंस्ट सैंक्शन। हम जानते हैं कि सर सैंक्शन कोई भी नहीं कर सकता। सैंक्शन करने के लिए एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होती है, तो सबसे पहला वो सैंक्शन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने किया कि नहीं। एंड इफ डन, देन जितना लिमिट सैंक्शन हुआ था, जिस पर्पस के लिए वो सैंक्शन हुआ था, सिर्फ एग्जैक्टली उतना ही पैसा उसी पर्पस के लिए यूज हुआ कि नहीं। दैट इज द सेकंड पार्ट। नेक्स्ट वाज ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स। सर ये क्या है? हमने समझा था कि सर जब भी बजट प्रिपेयर होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है? सर, गवर्नमेंट अथॉरिटी कीप्स सर्टेन अमाउंट एज प्रोविजन फॉर स्पेसिफिक फील्ड्स और फॉर कंटिजेंसी। सर, आपने जितना प्रोविजन क्रिएट किया है उतना ही अमाउंट, आपसे ज्यादा ना उससे कम, यूटिलाइज हुआ कि नहीं उस पर्पस के लिए। दैट इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू चेक। दैट इज कॉल्ड ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स। द फोर्थ वन, वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई से सर, प्रोप्राइटी ऑडिट। ये प्रोप्राइटी ऑडिट का कंसेप्ट क्या कहता है भाई? आपने पढ़ा था कि सर गवर्नमेंट में जनरली क्या होता है, जनरली क्या गवर्नमेंट में हर बार क्या होता है सर, वो खुद पैसा कमाने नहीं जाते। टैक्स पेयर्स टैक्स के फॉर्म में अपना पैसा उनको प्रोवाइड करते हैं फॉर द सोशल वेलफेयर, फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल, ऑफ द सिटीजंस। लेकिन गवर्नमेंट क्योंकि खुद पैसा नहीं कमा रही, सर वो एक जो ओनरशिप, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला क्राइटेरिया होता है, वो कहीं ना कहीं लैग कर जाता है। वो लोग क्या करते हैं सर, हमारा किधर पैसा जा रहा है, तो वो कहीं पर भी कैसे भी उसको यूज कर लेते हैं। यहां पर प्रोप्राइटी ऑडिट में वही चीज को चेक करना है कि एज इफ ये आपका खुद का पैसा होता गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए, ठीक है, हम वो चेक करेंगे कि एज इफ आपका खुद का पैसा होता तो आप उसको कैसे यूज करते, उसको कितना जुडिशियसली यूज करते, राइट? वो चेक करना, दैट इज कॉल्ड प्रोप्राइटी ऑडिट। उसके कुछ हमने 3 प्रिंसिपल्स भी देखे थे, राइट? और उसके तीसरा प्रिंसिपल का एक्सेप्शन भी देखे थे। चलिए, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द फिफ्थ एंड द फाइनल पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑडिट, टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर ऑडिट बेसिकली, एंड दैट टाइप इज परफॉर्मेंस ऑडिट। सर, ये परफॉर्मेंस ऑडिट क्या होता है? हमने ना डेफिनेशन के टाइम पे समझा था गवर्नमेंट ऑडिट के। गवर्नमेंट ऑडिट के डेफिनेशन के टाइम पे समझा था कि सर, इन केस ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट वी आर नॉट ओनली कंसर्न विद द फाइनेंशियल एस्पेक्ट, हमें बहुत सारे नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को भी चेक करना पड़ता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ इट आर प्रोप्राइटी एंड परफॉर्मेंस। सर, परफॉर्मेंस ऑडिट में क्या होता है? बेसिकली परफॉर्मेंस यानी कि आपने, गवर्नमेंट ने जो भी काम किया है वो किस प्रकार से किया, अच्छे से किया कि नहीं अपना काम परफॉर्म। सर, अच्छे से मतलब क्या? क्या उसका कोई क्राइटेरिया है? आंसर इज यस सर, देयर आर 3 क्राइटेरियाज इन केस ऑफ परफॉर्मेंस। टोटल कितने क्राइटेरिया है भाई परफॉर्मेंस के लिए? परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के लिए देयर आर 3 क्राइटेरियाज। और वो 3 क्राइटेरिया क्या है? सर, यू कैन से 3 ईज। क्या है क्राइटेरिया? 3 ईज। सर, पहला ई बोले तो इफेक्टिवनेस, दूसरा ई बोले तो एफिशिएंसी, एंड तीसरा ई बोले तो इकोनॉमी। अब सर, इन सब का मतलब क्या होता है? इफेक्टिवनेस यानी कि सर जो टास्क आपने हाथ में लिया था वो अचीव हुआ कि नहीं, दैट इज बेसिकली योर इफेक्टिवनेस पार्ट। सर, एफिशिएंसी बोले तो जितने टाइम में वो होना चाहिए था उतने टाइम में हुआ कि नहीं। एंड इकोनॉमी मतलब कि सर जितना पैसा खर्च होना चाहिए उतने ही मिनिमम कॉस्ट में वो टास्क सही टाइम पे खत्म हुआ कि नहीं। हम जानते हैं गवर्नमेंट का दिक्कत क्या है, सबसे पहले तो वहां पर काम होता नहीं है। सर, अगर होता है तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। और सर, खर्चा तो वो लोग ऐसे करते हैं जैसे पैसे पेड़ पे उगते हैं। सर, यही 3 फ्रंटियर्स पे हमें जब चेक करना होता है कि सर सबसे पहले तो गवर्नमेंट में काम जो भी असाइन हुआ था वो टास्क फुलफिल हुआ कि नहीं, दैट इज इफेक्टिवनेस। सर, वो टास्क जितने टाइम में होना चाहिए उतने ही टाइम में हुआ कि नहीं, उससे ज्यादा टाइम तो नहीं लगा, सर वो है एफिशिएंसी। और तीसरा है इकोनॉमी, यानी कि सर कम से कम खर्च में मिनिमम कॉस्ट जितना होना चाहिए उतने पे ही हुआ है ना,
जुडिशियसली पैसा यूज हुआ है ना, पैसा वेस्ट नहीं किया है ना, उन्होंने एक्स्ट्रा खर्चा नहीं किया है ना सर, वो चेक करना, दैट इज इकोनॉमिक। बोला एवरीवन गेटिंग क्लियर? सर ये तीन फ्रंटियर्स पे हमें चेक करना पड़ता है कि जो भी काम किया है गवर्नमेंट ने वो सही तरीके से किया है कि नहीं। अगर ये तीनों ईज में टिक 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 लग जाते हैं, यानी कि इफेक्टिव भी है, एफिशिएंट भी है, इकोनॉमी भी है, जो बहुत रेयर है, तो सर गवर्नमेंट का यूनिट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है ऐसा माना जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकली आप भी जानते हो कि सर ये अभी तो फिलहाल पॉसिबल नहीं है, राइट। ये परफॉर्मेंस ऑडिट को हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट। तो चाहे इसको परफॉर्मेंस ऑडिट बोले या इसको एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट, सर यू कैन अंडरस्टैंड दोनों का मतलब सेम है, यानी कि एग्जाम में दोनों में से कुछ भी पूछ ले सर आपका आंसर यही रहने वाला है कि एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट या परफॉर्मेंस ऑडिट में तीन चीज को चेक करना पड़ता है। सर यहाँ पर आंसर खत्म हो गया? बोले जी नहीं सर, ये आपका पहला पॉइंट था परफॉर्मेंस ऑडिट का। द अनदर पॉइंट इज कि यहाँ पर ऑडिट परफॉर्म कैसे होता है उसका एक प्रोसीजर बताया गया है। ठीक है, अब ये प्रोसीजर में टोटल 5 पॉइंट्स है। आप बोलोगे सर वापस कुछ नया है, याद रखना पड़ेगा। नहीं बे, सिंपल चीजें हैं। ऑडिट का प्रोसीजर क्या होता है हमने समझा था, 3 स्टेप में ऑडिट का प्रोसीजर होता है, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कंक्लूजन, है ना। अच्छा सर, ऐसे 300 में आपने पढ़ा होगा, मतलब चैप्टर नंबर 2 आई प्लानिंग का है आपका, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि सर इवन बिफोर प्लानिंग आपको क्या करना पड़ता है, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या? ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या? यहाँ पर आपको उसी चीज के रिगार्डिंग बात की गई है सबसे पहले। सर पहले 2 पॉइंट क्या है और बाकी के 3 पॉइंट क्या है, वो आप देखोगे ना तो आप समझ जाओगे कि सर इसमें कुछ नया नहीं है। ऑडिट का अप्रोच थोड़ी बदलेगा भाई, आप कंपनी का ऑडिट कर रहे हो या गवर्नमेंट का ऑडिट कर रहे हो, वो तो सेम ही रहने वाला है। सबसे पहले 2 पॉइंट यू कैन से काइंड ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी की तरह है, जो क्या कहता है, सबसे पहला भाई आइडेंटिफाई द टॉपिक, कि तुमको एग्जैक्टली करना क्या है वो तो तुमको पता हो। तो सर सबसे पहले टॉपिक को आइडेंटिफाई करो कि आपको क्या करना है। बोले ठीक है सर, हम ये कर लेंगे। आइडेंटिफाई कर लिया, अब सर उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा ना, इसलिए उन्होंने क्या बोला सेकंड पॉइंट में, प्रिलिमिनरी स्टडी। प्रिलिमिनरी स्टडी करो उसके बारे में। ठीक है, यू कैन से दिस इज प्रिलिमिनरी एक्टिविटी। पहले 2 पॉइंट से टॉपिक को आइडेंटिफाई करो और उसके बारे में थोड़ा प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करो। बोले ठीक है सर, ये 2 हो गया, अब क्या सर? अब वही है, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कंक्लूजन। देखो सर थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, प्लानिंग। सर उसके बाद फोर्थ स्टेप ऑफ द प्रोसीजर इज एग्जीक्यूशन, एंड लास्ट वन कंक्लूजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, वहां पर हम क्या करते हैं, रिपोर्ट। बोलो भाई प्रीटी सिंपल। सर इतना ही है यहाँ पर, इतना ही है, सिर्फ इतना है। बोले यार समझ में आ रहा है क्या प्रोसीजर? वेरी सिंपल सर, इतना ही है सिर्फ अपना परफॉर्मेंस ऑडिट में। तो इसी के साथ हमारे पांचों प्रकार के अलग अलग जो एक्सपेंडिचर ऑडिट्स है, राइट, वो यहां पर होते हैं समाप्त। चलिए अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आई होप हमने, आप लोगों ने, बेसिकली मैंने बताया था कि साथ साथ में मॉड्यूल भी गो थ्रू करते रहना है, यू मस्ट हैव गॉन थ्रू द सेम। वही चीजें हैं जो हमने नोट्स के फॉर्म में सिंप्लीफाइड वे में बना दी, यहाँ पर वही चीज दी हुई है, प्रोप्राइटी ऑडिट उसके प्रिंसिपल्स एंड परफॉर्मेंस ऑडिट 3 E's एंड इसके जो भी प्रोसीजर था वो। करेक्ट सर, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू अगेन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑडिट ऑफ रिसीट्स। अब सर यहाँ पर क्या है ना, समझो गवर्नमेंट में हमने पढ़ा था कि अलग अलग चीजें ऑडिट करनी होती है, ऊपर पता है हेड पॉइंट्स पढ़े थे कि सर उनका रिसीट्स का ऑडिट करना है, एक्सपेंडिचर का ऑडिट करना है, स्टोर्स एंड इन्वेंट्री का ऑडिट करना है। सर वही पॉइंट्स हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक एक। तो कुछ पॉइंट्स हमने खत्म कर लिया, एक्सपेंडिचर ऑडिट वगैरह वगैरह। सर अब हम यहाँ पर आ रहे हैं जिसका नाम है ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंट्री। नहीं, उससे पहले शायद ऑडिट ऑफ रिसीट्स है ना आपका, ऑडिट ऑफ रिसीट्स, सॉरी। तो अब हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है ऑडिट ऑफ रिसीट्स। अब सर ये क्या है? सर गवर्नमेंट को जितना भी पैसा आया है, पैसा मिला है, सर उसका ऑडिट करना है। भाई रिसीट्स के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं?
जनरली कंपनी के केस में कि सर वाउचर, पहला तो सेल्स इनवॉइस बनाया हुआ होना चाहिए, वाउचर होना चाहिए, उसका पैसा आ गया हुआ होना चाहिए, करेक्ट। सर यहाँ पर सेल्स की जगह पे क्या होगा, टैक्स कलेक्शन होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं, आपको मैक्सिमम 5 पॉइंट याद रखने, उससे ज्यादा तो रखने की जरूरत है नहीं भाई, आपको 5 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन पूछते नहीं आईसीए वाले। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि क्या सिंपल 5 पॉइंट होंगे इधर से। सर सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे बेसिक पॉइंट कि सर जितना टैक्स गवर्नमेंट को मिलना चाहिए था, पूरा का पूरा पैसा उनको मिल गया कि नहीं, कोई एरियर्स तो नहीं है, या एरियर्स है तो फिर भी ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि भाई पैसा लेना ही रह गया, राइट। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू चेक इन द फर्स्ट इंस्टेंस। कंप्लीटनेस क्राइटेरिया बेसिकली आपको चेक करना है। सर सबसे पहला क्या है, वेदर ऑल सम्स ड्यू हैव बीन रिसीव्ड, तो सारा पैसा हमको मिल गया कि नहीं मिला, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बोले ठीक है सर। नेक्स्ट, अभी हम जानते हैं कि लोग कैसे हैं भाई इंडिया में, अगर कुछ कंपल्शन नहीं बनाया तो क्या वो लोग पैसा पे करेंगे, टैक्स पे करेंगे। सर ऑब्वियस सी बात है ना, जब तक कोई पनिशमेंट नहीं दिखेगी ना, तब तक कोई पैसा पे नहीं करेगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर सेकंड पोर्शन हमें एज अ ऑडिटर क्या चेक करना है कि क्या गवर्नमेंट ने ऐसा कोई पॉलिसी बनाया है कि जिससे उनका कलेक्शन स्मूथली हो जाए, हाँ या ना। दैट इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू चेक। सो दैट इज योर सेकंड बेसिकली थिंग दैट यू आर रिक्वायर्ड टू चेक इन द ऑडिट ऑफ रिसीट्स, कि वेदर adequate regulations are in place। सर क्या adequate regulations बनाए हैं कि नहीं to ensure proper collection। ठीक है, बोले ओके सर, एडिक्वेट रेगुलेशंस बनाए हैं कि नहीं। सर उसके बाद अच्छा, रेगुलेशन तो बना दिए, बनाने के लिए तो गवर्नमेंट बहुत कुछ बनाता है, ठीक है, लेकिन क्या वो सच में एग्जीक्यूट भी सही से हो रहा है कि नहीं। दैट इज योर थर्ड पॉइंट कि सर वेदर सच regulations are working effectively or not। गेटिंग क्लियर। पहले 3 पॉइंट सिंपल है सर। सबसे पहला तो सारा का सारा पैसा जो उनको मिलना चाहिए था, क्या वो रियलाइज हो चुका है कि नहीं, क्या उनको वो मिल चुका है कि नहीं। सर दूसरा, क्या एडिक्वेट रेगुलेशंस बनाया है टू इंश्योर प्रॉपर कलेक्शन। सर अगर बना दिए हैं तो क्या वो ढंग से काम भी कर रहे हैं, क्या वो ढंग से फॉलो भी हो रहे हैं, क्या गवर्नमेंट उसको एग्जीक्यूट भी कर रहा है कि नहीं ढंग से। सर वो हमें देखना पड़ेगा। सर नेक्स्ट, अच्छा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तो सबको बनाने पड़ते हैं ना। आपने पढ़ा होगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है ना, मैनेजमेंट बनाता है टू इंश्योर कि सब ढंग से काम हो। तो कंपनी में जैसे बनाने पड़ते हैं, क्या गवर्नमेंट में भी बनाना पड़ता है। सर गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा जरूरत इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की, है ना। तो यहाँ पर हमें वही चेक करना है कि वेदर इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स जो है, इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर किसके लिए। सर हमने देखा ना पहले पॉइंट में कि क्या सारा पैसा मिल चुका है कि नहीं। सर अगर नहीं मिला है, अगर सारा पैसा नहीं मिला है तो रिकवरी करना पड़ेगा, है ना। तो क्या इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स जो कि डिमांड को प्रॉपरली कलेक्शन करने के लिए या रिकवरी करने के लिए बनाए गए हैं, क्या वो ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं, और वो देखना पड़ेगा। पैसा सीधी तरीके से दे दिया तो ठीक है, अगर नहीं तो रिकवरी ढंग से हुई है कि नहीं, वो इंश्योर करना है। तो वेदर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स फॉर रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग डिमांड्स आर इन प्लेस। पर क्या वो है और ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं। गेटिंग क्लियर। समझ में आ रहा है। एंड द फाइनल लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सर कई बार ऐसा होता है कि आपको रिफंड भी गवर्नमेंट से लेना पड़ता है ना। जैसे इनकम टैक्स में अगर तुमने फाइलिंग कर लिया और तुम्हारा टैक्स ज्यादा ऑलरेडी पे हो चुका है तो आपको रिफंड मिलेगा। लाइकवाइज जीएसटी में भी आपने पढ़ा होगा कि अगर जीरो रेटेड सप्लाईज वगैरह है, एक्सपोर्ट कर रहे हो आप, तो उस सिचुएशन में यू आर एलिजिबल टू गेट द रिफंड। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है तो आपको रिफंड मिलेगा। तो यहाँ पर आपको फिफ्थ पॉइंट वही बोलना है, देख चेक करना है कि सर ठीक है, गवर्नमेंट को कई बार रिफंड भी देना पड़ता है, लेकिन क्या वो रिफंड
उतना ही दिया ना जितना एलिजिबल है। सर 500 का रिफंड बन रहा था, आपने 5,000 दे दिए, ऐसा तो नहीं है ना। तो दैट इज आर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन कि भाई वेदर रिफंड्स ग्रांटेड आर अप्रोप्रिएट एंड, सर अप्रोप्रिएट होने चाहिए एंड अगर कोई भी लेट्स से गलत रिफंड चला भी गया या जो कलेक्शन होना चाहिए था वो नहीं हुआ, एंड इन केस ऑफ लॉस ऑफ रेवेन्यू, सर किसी भी प्रकार से लॉस ऑफ रेवेन्यू जैसा दिख रहा है, वेदर अप्रोप्रिएट पॉलिसीज इन प्लेस टू डिटेक्ट द सेम। देखो यार, प्रॉब्लम को सॉल्व तुम तभी कर सकते हो जब तुमको पता हो कि प्रॉब्लम क्या है। तो फिफ्थ वाला पॉइंट वही बोल रहा है कि देखो सबसे पहले तो रिफंड ग्रांट करना है, तो जितना होना चाहिए उतना ही ग्रांट किया कि नहीं। और अगर लेट्स से कहीं पर भी किसी भी तरीके से गवर्नमेंट को लॉस ऑफ रेवेन्यू हो रहा है, चाहे डिमांड कलेक्शन नहीं हुआ या तो फिर रिफंड जितना देना चाहिए उससे लेट्स से ज्यादा दे दिया, तो सर ऐसा भी कुछ पॉलिसीज या ऐसा भी कुछ प्रोसीजर होना चाहिए गवर्नमेंट में, जिससे कि उनको पता लगे कि नहीं भाई कुछ गड़बड़ हुआ है। और अगर वो पता लगाएंगे तो ही ऐसे रिकवरी कर पाएंगे, या तो जितना एक्सेस रिफंड दे दिया वो वापस ले पाएंगे। एवरीवन, आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज अबाउट द ऑडिट ऑफ रिसीट्स, 5 पॉइंट्स, सिंपल है, वापस इतना कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं इसमें, शुड बी अ सिंपल टास्क। तो आई थिंक ये बहुत ही सिंपल सी और बेसिक सी चीजें हैं जिसको आप यहां से भी डायरेक्टली पढ़ लोगे ना तो यू विल रियलाइज। बट हाँ, एक चीज करनी पड़ेगी आपको कि इसका सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। देखो सब रट्टा मारने जाओगे ना तो वो वेनिश हो जाएगा कभी भी आपके दिमाग से, है ना। सो ऑलवेज द बेस्ट थिंग अबाउट ऑडिट इज कि आप उसको लॉजिकल सीक्वेंस में याद रखो, जैसे हमने ऑडिट ऑफ रिसीट्स में किया, राइट। उसको लॉजिकल सीक्वेंस में याद रखो, स्टेप बाय स्टेप, तो आप कभी भी उसको भूलोगे नहीं। और अगर गलती से भूल भी गए ना तो आपको सीक्वेंस की वजह से वो याद आ जाएगा एग्जाम में, राइट। नेक्स्ट इज ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंट्री। अब सर स्टोर्स एंड इन्वेंट्री हमने समझा था, गवर्नमेंट भी तो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग करती हो सकती है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो भी इन्वेंट्री है उसको भी चेकिंग करना पड़ेगा कि भाई क्या उस इन्वेंट्री का ढंग से आपने अकाउंटिंग किया है कि नहीं, उसको संभाल के रखा है कि नहीं, उसका रिकंसिलिएशन ढंग से किया है कि नहीं, राइट। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू सी हियर। चलिए, तो लेट अस सी ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंट्री में आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है। सर सबसे पहला भाई इन्वेंट्री कब आएगी, जब आपने क्या किया होगा, परचेज किया होगा। तो जो भी परचेज किया, जो भी गुड्स रिसीव हुआ एंड जो भी गुड्स आपने इश्यू किया यानी कि सेल किया, ठीक है, यानी कि आवन और जावन गुड्स का जो भी है उसका कस्टडी यानी कि स्टोर हाउस में जब तुम उसको सेल स्टोर करके रखते हो, राइट, सेल एंड इन्वेंट्री। सर ये सब कुछ करने के लिए रेगुलेशंस जो है वो ढंग से बनाए गए हैं कि नहीं, आर वेल डिवाइज्ड एंड प्रॉपर्ली कैरिड आउट, ठीक है। इन शॉर्ट गुड्स का आवन जावन कस्टडी, इन्वेंट्री स्टोर करके रखना, परचेज करना, सेल करना, सर सब कुछ ढंग से हो रहा है कि नहीं, उसका जो भी पॉलिसी बनाया है, रेगुलेशंस बनाया है, क्या वो सही है कि नहीं। बोले ठीक है सर। उसके बाद सर अगर लेट से परचेज की बात करें, आवन की, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट ने परचेज ऑर्डर प्लेस किया था 500 यूनिट का लेकिन आया सिर्फ 490 यूनिट। ये क्या हो गया सर, पैसा 500 का दिया लेकिन गुड्स 490 मिले। तो सर ऐसा तो नहीं हुआ। टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ गवर्नमेंट एनी डेफिशिएंसी इन द क्वांटिटीज ऑफ स्टोर्स, है ना। और इन द क्वांटिटीज ऑफ स्टोर्स यानी कि जो भी वेयरहाउस में पड़ा हुआ है गुड्स। सर वो दो तरीके से हो सकता है, एक जैसे मैंने बोला कि सर पैसा तुम जब परचेज करने गए थे तब तुम्हें गुड्स कम मिला, या तो फिर सर स्टोरेज में पड़ा हुआ था गुड्स, हो सकता है उसमें कुछ पिल्फरेज हो गया, हो सकता है गुड्स कुछ बिगड़ गया, ये भी तो कारण हो सकता है ना, कि जिसकी वजह से बुक्स ऑफ अकाउंट में तुम्हारा जो गुड्स बोल रहा है स्टॉक की इतना होना चाहिए और फिजिकल जितना बोल रहा है वो अलग है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेफिशिएंसी इन क्वांटिटी। तो यहां पर वही है कि सर क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स इन प्लेस है कि जो ऐसी डेफिशिएंसी को डिटेक्ट कर सके, हाँ या ना। सर वो चेक करो। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तो हर जगह घुसाना ही है क्योंकि ऑडिट में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तो चेक करने ही करने हैं। गेटिंग क्लियर सर। उसके बाद
परचेज करने की बारी है तो हम जानते हैं सर, जैसे हम कंपनीज क्या करती है जनरली, परचेज करना है तो दो तीन वेंडर को पूछेंगे और जो सबसे कम रेट देगा या सबसे बेस्ट क्वालिटी देगा, है ना, तो उनसे इवन रेट ज्यादा भी है तो भी परचेज कर लेंगे। बट इन केस ऑफ गवर्नमेंट, परचेज करने का एक तरीका होता है और उस तरीके को हम क्या बोलते हैं, टेंडरिंग प्रोसेस। उसको क्या बोलते हैं भाई हम, टेंडरिंग प्रोसेस। सर गवर्नमेंट टेंडर्स इनवाइट करते हैं, अलग अलग वेंडर्स बिड करते हैं और गवर्नमेंट नहीं देखता क्वालिटी वॉलिटी, बाहर में जाए सर सबसे कम रेट में, सबसे कम रेट में कौन उनको गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, सर उनसे वो परचेज कर लेगा। यहां पर हमें वही चेक करना है एज अ ऑडिटर कि जो भी परचेजेस सैंक्शन हुए हैं क्या वो इकोनॉमिकल है कि नहीं। समझ रहे हो, क्वालिटी नहीं देखना, क्योंकि गवर्नमेंट खुद, उनका सिंपल रूल है सर, जो भी टेंडर में सबसे कम प्राइस में हमको प्रोवाइड करेगा गुड्स या सर्विसेज, सर हम उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। एंड एज ऑडिटर, क्योंकि लॉ का रिक्वायरमेंट ये है तो हमें लॉ का रिक्वायरमेंट कंप्लाई हुआ कि नहीं चेक करना पड़ेगा। गेटिंग क्लियर। सर नेक्स्ट, सर जो भी प्राइस तुम पे कर रहे हो वेंडर को, वो कैसा होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। हम जानते हैं कि भाई बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स के ना सगे गवर्नमेंट में बैठे हुए होते हैं और गवर्नमेंट वाले क्या करते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट उनको अवार्ड तो करेंगे और वो अवार्ड करने के लिए उनको जो प्राइस पे करेंगे ना, वो मार्केट प्राइस से ज्यादा पे करेंगे। क्यों बे, मेरा रिलेटिव है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी प्राइस तुम पे कर रहे हो वेंडर को, दैट शुड बी रीजनेबल। जो मार्केट में रेट चल रहा है, जो रीजनेबल थर्ड पार्टी को तुम लोग प्रोवाइड करते प्राइस, सर वही प्राइस यहाँ पर हर एक कॉन्ट्रैक्टर को रीजनेबल बेसिस पे पे किया हुआ होना चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। कम होगा तो फिर भी चलेगा लेकिन ज्यादा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, राइट। तो वो इंश्योर करना है। नेक्स्ट, to check the accounts of receipts, issues, and balances regarding accuracy, correctness, and reasonableness of the balances, है ना। लास्ट में एट द एंड हम लोग वही चेक करेंगे कि जो भी गुड्स बचा हुआ है सर वो एक्यूरेटली रिकॉर्डेड है या नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, periodical verification of inventory is also conducted to ensure their existence। सर ये क्या है, हमने अपने अकाउंट्स में भी पढ़ा था वो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम वगैरह में, है ना, कि सर हमें क्या करना पड़ता है, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में स्टॉक बोल रहा है और जो भी फिजिकल स्टॉक बोल रहा है सर, उन दोनों को रिकंसाइल करने के लिए पीरियोडिकल बेसिस, लेट्स से वीकली, लेट्स से फोर्टनाइटली, लेट्स से मंथली, लेकिन फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन करो जिससे कि तुमको पता लगे कि बुक्स में जो हम दिखा रहे हैं और एक्चुअल में जो गुड्स है क्या वो क्वांटिटी मैच कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं तो उसका रीजन क्या है, कहां पर गुड्स जा रहे हैं। चोरी हो रही है तो आप उसको पकड़ पाओगे, गुड्स बिगड़ रहा है तो आप अप्रोप्रिएट डिसीजन ले पाओगे कि कैसे वो ना बिगड़े। गेटिंग क्लैरिटी। So that is what we are required to check in case of audit of stores and inventory। यहां पर अगेन सिंपल सी बात है, that is where we are done with stores and inventory। So next is audit of commercial accounts। जैसे मैंने समझाया था शुरुआत में सर, गवर्नमेंट को ना तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया है ना। कमर्शियल अकाउंट्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक है डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज, हमने पढ़ा था सर डिपार्टमेंटल यानी कि यहाँ पर वो एमसीए, सीबीडीटी, सीबीआईसी वो आ गया, है ना, कल के लेक्चर में पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में। सर नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी बॉडीज एंड कॉर्पोरेशंस। मैंने बोला था एलआईसी है या तो फिर यूटीआई है, ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक एंटिटीज है जो स्पेशल लॉ ऑफ पार्लियामेंट या स्टैट्यूट्स के तहत इनकॉर्पोरेट हुए हैं और गवर्नमेंट फंडिंग से वो लोग चल रहे हैं। एंड द लास्ट वन, गवर्नमेंट कंपनीज विच आर सेट अप अंडर कंपनीज एक्ट, जिनका प्राइमरीली जनरली गवर्नमेंट कंपनीज का मोटिव क्या होता है, सर पैसा कमाओ, पैसा छापो। ठीक है, सो ये आपका कमर्शियल अकाउंट्स हो गया गवर्नमेंट का। तीनों का ऑडिट वापस सेम टू सेम ही होगा। डिपार्टमेंटल कंसर्न, तो जैसे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट का होता है बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर डिपार्टमेंटल कंसर्न का ऑडिट होगा, तो कुछ स्पेसिफिक इसमें नहीं बताया। स्टैट्यूटरी बॉडी या कॉर्पोरेशन है उसका ऑडिट कौन करेगा, सर सीएनडीजी करेगा। सीबीडीटी, सीबीआईसी, एमसीए, इन सबका ऑडिट कौन करेगा भाई, सीएनडीजी ही करेगा। सर गवर्नमेंट कंपनीज जो है उनका तो हमने पढ़ ही लिया है, कंपनीज एक्ट में भी आपने पढ़ लिया है, सर उनका भी ऑडिट कौन करेगा, सीएनडीजी। और उसके लिए तो टाइमलाइंस वगैरह भी दिए हुए हैं सेक्शन 139 में कि कैसे ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा। गेटिंग क्लैरिटी। सो दैट सेम थिंग्स आर रिपीटेड हियर। सर अगेन रिपीटेशन का एक और हाइट बताऊं, सर यहां पर देखिए सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 हो गया आपका, कंपनीज एक्ट 2013 भाई सबका।
143 talks about powers and duties of the auditor. यस, ओके, ग्रेट। तो सर आपने पढ़ा होगा 143 में, सर इट टॉक्स अबाउट पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर, और उसमें भी 143 सबसेक्शन 5, 6 एंड 7, वहां पर जो सी एंड एजी है उसके पावर्स एंड ड्यूटीज बताए गए हैं। और मैंने आपको बताया था ना लास्ट लेक्चर में भी कि सर दो चीजें सी एंड एजी के पास है, वो क्या है? पावर टू ऑर्डर द टेस्ट ऑडिट और सप्लीमेंट्री ऑडिट। सर वापस से एक बार, आपने पढ़ ही लिया है कंपनी सेक्ट में, बट स्टिल जस्ट बिकॉज यहाँ पर वो कंसेप्ट आया है, मैं एक बार आपको ओवरव्यू उसका दे दूंगा कि वो क्या होता है। देखो यार, गवर्नमेंट, एज आई सेड सर, गवर्नमेंट जो है CNAG जो है, इट वर्क्स थ्रू एन एजेंसी, एंड दैट एजेंसी इज कॉल्ड इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था। अच्छा, अब इनका काम क्या है? सर वो लोग डायरेक्टली ऑडिट करेंगे क्या? नहीं नहीं सर, CNAG एक ही बनता है, एक लौता बंदा है, वो कितनी जगह पे ऑडिट कर पाएगा? तो वो क्या करता है सर, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के थ्रू ही ऑडिट करवाता है। एक पैनल बनता है, उस पैनल में अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फुलफिल हो गए तो हम उस पैनल में एनरोल हो सकते हैं, हमको काम मिलेगा, हम गवर्नमेंट के उस एंटिटी का या डिपार्टमेंट का जाके ऑडिट करेंगे, और सर उसके ऊपर रिपोर्ट भेजेंगे CNAG को। अच्छा, CNAG फिर क्या करेगा सर? CNAG चेक करेगा कि उनका जो रिक्वायरमेंट था कि ये चीजें चेक होना चाहिए, है ना, इंडिपेंडेंटली चेक होना चाहिए, वो सारे प्रोफेशनल एथिकल रिक्वायरमेंट्स जो है वो सब फुलफिल होने चाहिए। अगर उसको लगेगा कि हमने जो भी काम किया है एज ऑडिटर वो ढंग से किया है, तो वो और कुछ नहीं करेगा, वो अपना थप्पा लगाएगा, अपनी साइन करेगा, और वो पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस में वो पुटअप कर लेगा, बात खत्म। लेकिन सर अगर CNAG को लगा कि हमने जो काम किया है वो ढंग से नहीं किया है, सर दो तरीके हो सकते हैं। या तो उसको डाउट है कि हमने जो काम किया वो ढंग से किया भी है या नहीं, डाउट है, ठीक है, सिर्फ उसको ऐसा नहीं है कि भाई तुमने कुछ नहीं किया, तुमने सब कुछ किया है, बट ही वांट्स टू हैव अ डबल चेक कि भाई तुमने सच में ढंग से किया है कि नहीं। तो वो क्या ऑर्डर कर सकता है? वो ऑर्डर कर सकता है टेस्ट ऑडिट, यानी कि सर तुमने जितनी चीजें ऑडिट की ना, वो वापस से एक ऑडिटर को भेजेगा जो आपके ऑडिट किए गए चीजों को टेस्ट बेसिस पे, सैंपलिंग बेसिस पे चेक करके देखेगा कि क्या आपने जो ऑडिट किया है वो ढंग से किया है कि नहीं। क्रॉस वेरिफिकेशन काइंड ऑफ थिंग, है ना, क्रॉस वेरिफिकेशन कि आपने सब कुछ कर लिया, उसी में से कोई और ऑडिटर आएगा, वो वापस चेक करेगा टेस्टिंग बेसिस पे, ठीक है, और अगर उसका कंक्लूजन और आपने जो रिपोर्ट भेजा था वो दोनों सेम निकल रहा है, तो CNAG को भरोसा बैठ जाएगा कि हाँ हाँ भाई आपने जो ऑडिट किया था वो ढंग का था। सर दूसरा, अगर CNAG को लग रहा है कि आपने जो ऑडिट किया वो तो ठीक है, वो तो सही है, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज है जो आपने ऑडिट नहीं किए, कुछ ऐसे एरियाज है जिनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, वो उनको अभी लगा, आपको वो पहले नहीं बताया था। तो इन शॉर्ट, क्या आपका जो रिपोर्ट है वो सही है? हाँ सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो रिपोर्ट सही है, लेकिन वो पूरा नहीं है, वो 100% वैलिड नहीं है, जस्ट बिकॉज जो स्कोप कवर होना चाहिए वो पूरा स्कोप कवर नहीं हुआ, लेट्स से 80-90% हुआ, तो वो क्या करेगा सर? वो एक नए ऑडिटर को भेजेगा, और उसका काम क्या होगा सर? जो 10-20% स्कोप बच चुका है ना, बच गया है ना, जो ऑडिट करना रह गया है आपसे, सर वो ऑडिटर आके वही चीज ऑडिट करेगा और उसके ऊपर वापस रिपोर्ट देगा CNAG को। और वो क्या है? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यानी कि एडिशनल ऑडिट। आपने जो किया है वो तो है ही, इन एडिशन टू दैट नए ऑडिटर ने भी किया, वो सप्लीमेंट करेगा आपके ऑडिट रिपोर्ट को, एंड दैट्स हाउ इट विल बिकम फुल ऑडिट रिपोर्ट फॉर CNAG, और फिर CNAG उसके ऊपर साइन करके कंपाइलेशन बनाएगा पूरा एक 100% स्कोप का ऑडिट रिपोर्ट का, एंड देन इट विल बी सबमिटेड टू पार्लियामेंट। बोलो, गेटिंग क्लियर? तो ये चीज था, आपने आई होप ऑलरेडी ये चीज पढ़ ही लिया होगा, सो डेफिनेटली देयर इज नथिंग न्यू हियर। और यही चीज यहाँ पर बताया गया है 143(5) पावर टू अपॉइंट CNAG, सबसे पहले 139(5) एंड 7 में बताया गया है ये, है ना, पावर टू कंडक्ट सप्लीमेंट्री ऑडिट, पावर टू कंडक्ट टेस्ट ऑडिट। सो वही चीजें वापस कंपनीज एक्ट का पूरा रिपीटेशन है, सो देयर इज नथिंग टू लर्न हियर, इट्स वन एंड द सेम। रिपोर्टिंग प्रोसीजर, ये भी हमने ऊपर ही पढ़ लिया था कल, मतलब लास्ट सेशन में ही, कि रिपोर्टिंग कैसे होगा। सर हम लोग CNAG को बताएंगे, और CNAG क्या करेगा? CNAG विल रिपोर्ट द सेम टू द पार्लियामेंट, है ना। लेकिन सर पार्लियामेंट में भी हम समझते हैं इंडिया में पार्लियामेंट कैसे है सर, टू टायर्ड है। एक है सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट, है ना, और दूसरा है स्टेट लेवल पे पार्लियामेंट, करेक्ट। जो सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट है उसके दो हाउसेज होते हैं, कौन कौन से?
कौन कौन से हाउसेज होते हैं भाई सेंट्रल लेवल पे? अरे यार, सीए इंटर में हो गए। चलो यार फटाफट। सर दो हाउस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, है ना? सेंट्रल लेवल पार्लियामेंट की बात करें हम लोग, यूनियन पार्लियामेंट, करेक्ट। लेकिन सर उसके बाद आता है स्टेट लेवल पार्लियामेंट। हाँ, लोकसभा एंड राज्यसभा, करेक्ट आंसर आशा। सर उसके बाद आता है स्टेट लेवल पार्लियामेंट। जो स्टेट पार्लियामेंट्स होते हैं वहां पर कितने हाउसेज होते हैं? देखो यार, सेंट्रल लेवल पे तो एक ही होता है पार्लियामेंट, और वहां पर दो हाउसेज है और दोनों हाउस कंपलसरी है, लोकसभा एंड राज्यसभा। सर स्टेट गवर्नमेंट की जब बात आती है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट के केस में, स्टेट पार्लियामेंट के केस में दो हाउसेज तो होते हैं, लेकिन हर एक स्टेट गवर्नमेंट को दो हाउस रखना कंपलसरी नहीं है। इवन खुद गुजरात का ही देख लो, गुजरात में भी सिर्फ एक ही हाउस है ना? और सर दो हाउसेस कौन से हैं, कौन से होते हैं स्टेट पार्लियामेंट में? विधानसभा एंड विधान परिषद, है ना? और गुजरात में सिर्फ एक ही है, दोनों नहीं है क्योंकि दोनों मैंडेटरी नहीं है। कौन सा है भाई गुजरात में? विधानसभा, विधान परिषद नहीं है, राइट। यहाँ ये तो सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग था, बिकॉज ये टॉपिक आया था तो छेड़ दिया था हमने, तो समझ लिया। बढ़िया। अगेन यहाँ पर सीएनडीजी का काम क्या है? सर अगर स्टेट गवर्नमेंट का, अगर स्टेट गवर्नमेंट का किसी भी यूनिट का ऑडिटिंग हुआ है तो उसका रिपोर्ट भी कहां पर जाएगा? सर स्टेट पार्लियामेंट में जाएगा। लाइकवाइज अगर सेंट्रल लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे, या नेशन वाइड किसी स्टेट, नेशन वाइड किसी गवर्नमेंट एंटिटी का या ऑर्गेनाइजेशन का या डिपार्टमेंट का ऑडिट हुआ है, तो उसका रिपोर्ट कहां पर जाएगा? सर लोकसभा एंड राज्यसभा में जाएगा, पार्लियामेंट में जाएगा, राइट। ओवर एंड अबव सर उसका फाइनल रिपोर्टिंग किसको जाएगा? तो सर हम समझते हैं सेंट्रल लेवल पे जो पार्लियामेंट है उसके ऊपर कौन है? सीएनडीजी का अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? जनरली ऑडिटर रिपोर्ट किसको करता है? अपॉइंटिंग अथॉरिटी को, है ना? हाँ सर। क्योंकि गवर्नमेंट के पास पावर आए थे पार्लियामेंट से, तो पार्लियामेंट को तो रिपोर्टिंग जाएगा, लेकिन फाइनल ऑडिटर का अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? सर सीएनडीजी को अपॉइंट किसने किया था? कल समझा था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, करेक्ट। सो सर अगर सेंट्रल लेवल की बात है तो लोकसभा एंड राज्यसभा के थ्रू होके, दोनों हाउसेस में एक्सेप्ट होके, फाइनली वो किसके सामने रखा जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के केस में उसके सामने रखा जाएगा, राइट। वही चीज अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट में किसके सामने रखा जाएगा? सर सबसे पहले वो जाएगा स्टेट पार्लियामेंट में, वहां पर रखा जाएगा, और उसके बाद स्टेट का हेड कौन होता है? सर गवर्नर होता है, करेक्ट। तो सर वो फाइनली किसके सामने रखा जाएगा? गवर्नर के सामने रखा जाएगा। सो यहाँ पर वही है कि रिपोर्ट द मैटर यूनियन एंड ईच ऑफ द स्टेट टू प्रेसिडेंट, यूनियन के केस में प्रेसिडेंट पे जाएगा, और ईच ऑफ द स्टेट के केस में उसके रिस्पेक्टिव गवर्नर के पास जाएगा। समझ में आ रहा है? कुछ नया नहीं है भाई, जो हम कंपनीज एक्ट में करते थे ना, है ना, कि हम अपॉइंटिंग अथॉरिटी को सबमिट करते हैं, सर यहाँ पर वही है, बस अपॉइंटिंग अथॉरिटी बदल गया है, कि कंसेप्ट तो सेम ही रहता है, ठीक है। तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव गिवन, यहाँ पर कुछ भी एज सच डिफरेंट नहीं है इससे। सर इसी के साथ हमारा नॉर्मल गवर्नमेंट ऑडिट वाला क्राइटेरिया यहाँ पर हो गया है समाप्त। ये पहला डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी हमारा खत्म हुआ। सर अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट पोर्शन पे, जिसका नाम है ऑडिट ऑफ लोकल बॉडी। अच्छा ये लोकल बॉडी क्या होता है? देखो यार, अभी तक ना हमने वो हाई हाई लेवल वाला देख लिया कि सर यूनियन पे हाई लेवल अथॉरिटी कौन है? सर सेंट्रल गवर्नमेंट है। स्टेट के लिए हाई लेवल अथॉरिटी कौन है? सर स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। तो वो हाई लेवल अथॉरिटीज के बारे में पढ़ा, लेकिन हम जानते हैं कि सर कॉमन पब्लिक के साथ डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट डील नहीं करता। सर उसके लिए कौन आता है? लोकल अथॉरिटी आता है। और वो लोकल अथॉरिटी कौन है? लोकल अथॉरिटी कौन है? जैसे अहमदाबाद, अहमदाबाद के लिए अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, है ना। और वडोदरा के लिए वडोदरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, सूरत के लिए सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इन सब म्यूनिसिपालिटी, म्यूनिसिपालिटी, है ना। सर वो क्या है? एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि एक पर्टिकुलर लोकल एरिया के लिए गवर्नमेंट बनाई गई है, जो सारे ऑपरेशन संभालती है उस पर्टिकुलर लोकल एरिया के लिए। दैट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल for the development, welfare, security, and everything
फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया ओनली, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लोकल बॉडीज के ऑडिट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, एंड वन ऑफ द प्रोमिनेंट पार्ट इज बेसिकली म्यूनिसिपैलिटी। लेकिन हम देखने वाले हैं कि सर ये जो म्यूनिसिपल गवर्नमेंट है ना, लोकल बॉडी का ऑडिट हम लोग देखने वाले हैं, उसमें भी हम लोग स्पेसिफिकली पढ़ने वाले हैं म्यूनिसिपैलिटी। अच्छा, लेकिन सर ये म्यूनिसिपैलिटी जो है ना सर, ये भी म्यूनिसिपैलिटी ये भी है ना जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स में बेसिकली डिवाइडेड है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कहां पर है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर उसका बाइफर्केशन कर लेते हैं फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि सर वो कौन से 5 टाइप्स में डिवाइडेड है। चलिए हम समझते हैं। सबसे पहला जो, जैसे हम गुजराती में कहते हैं महानगर पालिका, है ना, मतलब सर बड़े सिटीज जो है, जो बड़े सिटीज है वहां पर क्या होता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है ना। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, है ना। तो यहां पर वही चीज है, म्यूनिसिपालिटी में सबसे पहला जो हाईएस्ट लेवल है अथॉरिटी वो क्या है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो कि कहां पर होता है सर, बड़े सिटीज में होता है। और बड़े सिटीज मतलब क्या, गवर्नमेंट के हिसाब से सर जो एरिया वाइज भी बड़ा है, जो डेवलपमेंट वाइज भी ठीक ठाक है, जहां पर इंडस्ट्रीज भी बहुत सारे अच्छे खासे हैं, जहां पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी बहुत अच्छा खासा है, सर उसको गवर्नमेंट के हिसाब से बड़ा सिटी माना जाता है। ठीक है। सो उसमें हमारा कुछ सेपरेट क्राइटेरिया होता नहीं है, सो दैट इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सर उसके बाद उससे छोटे जो सिटीज, मतलब उससे उसके कंपैरिजन में, ठीक है, एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं देख रहे सर, रिलेटिव टर्म्स में देख रहे हैं कि उससे जो थोड़े से छोटे सिटीज है वहां पर बेसिकली क्या आ जाती है, म्यूनिसिपल काउंसिल्स आ जाती है। वहां पर क्या आती है, म्यूनिसिपल काउंसिल्स। सो पहले कॉर्पोरेशंस, सबसे बड़े सिटीज, सर उसके बाद उससे थोड़े से कम बड़े सिटीज, उसको वहां पर वो लोग क्या लगाते हैं, म्यूनिसिपल काउंसिल लगाते हैं। सर उससे भी छोटे सिटीज से भी छोटे जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टाउन, है ना। सिटीज से भी छोटे जो एरियाज है उसको हम क्या बोलते हैं, टाउन बोलते हैं। और टाउन के लिए वापस से म्यूनिसिपालिटी में कौन किसको मतलब इन्वॉल्व किया जाएगा, दैट इज बेसिकली कॉल्ड टाउन एरिया कमिटी, दैट इज बेसिकली कॉल्ड टाउन एरिया कमिटी, राइट। सो इस प्रकार से म्यूनिसिपैलिटी के पहले 3 पोर्शन, आई होप दिस इज वेरी सिंपल। पहले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, सबसे बड़े सिटी, उससे थोड़े से छोटे सिटी, मीडियम लेवल सिटीज, ठीक है, मिड साइज सिटीज, वहां पर म्यूनिसिपल काउंसिल। और सर जो सिटी भी नहीं है, सिटी से भी छोटे से छोटे है, लेकिन डेवलपमेंट वाइज विलेज भी नहीं है, तो सिटी और विलेज के बीच में वो है जो डेवलपिंग है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाउन्स। और टाउन्स के लिए म्यूनिसिपैलिटी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, टाउन एरिया कमिटी। ठीक है। अच्छा सर, कुछ एरियाज आप ये भी जानते होंगे कि जहां पर मिलिट्री बेसिकली रहती है, या मिलिट्री बाउंड एरिया होता है। सर वो मिलिट्री बाउंड एरिया जो होता है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, मिलिट्री कैंटोनमेंट, है ना। तो वहां पर मिलिट्री कैंटोनमेंट में जो भी म्यूनिसिपालिटी एक्ट करती है उसको भी हम क्या बोलते हैं, कैंटोनमेंट कमिटी, उसको भी हम क्या बोलते हैं सर, कैंटोनमेंट कमिटी। और इसके अलावा ये 4 जनरल म्यूनिसिपालिटी के अलग अलग फॉर्म है। सर इसके अलावा अगर लेट्स से गवर्नमेंट ने कोई एक एरिया को स्पेसिफिकली नोटिफाइड किया है, जैसे फॉर एग्जांपल एसईजेड नोटिफाई किया हुआ है, तो एसईजेड के लिए वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी कौन होगा, दैट गवर्नमेंट विल डिसाइड। लाइकवाइज कोई भी ऐसा अलग से एरिया को नोटिफाई किया हुआ है कि नहीं भाई ये एरिया लेट्स से हाई रिस्क की एरिया है ना, जहां पर दंगे वसाद ज्यादा होते हैं, या ए एरिया ऐसा है जिसको टारगेट करके वो लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एरिया ऐसा है जो स्पेसिफिकली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उसको डेवलप करना है। सो ऐसे जो नोटिफाइड एरियाज होते हैं, उस नोटिफाइड एरियाज में कुछ स्पेसिफिक कमिटीज गवर्नमेंट स्पेसिफिकली डेजिग्नेट करता है एज ए लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नोटिफाइड एरिया कमिटीज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, notified area committees. And that's where we complete the 5 different broad types of municipality. ठीक है, लोकल बॉडी में म्यूनिसिपालिटी के ये 5 अलग अलग चीजें हमने पढ़ ली है। और सब वो 5 अलग अलग टाइप्स क्या है, सबसे बड़े सिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मिड साइज सिटी काउंसिल्स,
सर सिटी नहीं है तो टाउन एरिया कमेटी, मिलिट्री बाउंड कैंटोनमेंट कमेटी, और स्पेसिफिक नोटिफाइड एरियाज के लिए नोटिफाइड एरिया कमेटी। बोलो भाई डन। प्रेटी सिंपल। दिमाग में घुस रहा है। तो यहां पर वही समझाया गया है। म्यूनिसिपैलिटी के 5 अलग अलग तरीके, सर टाइप्स, आई मीन तरीके तो नहीं। सर नेक्स्ट, अब ये म्यूनिसिपैलिटी जो होती है, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज जो होती है सर, उनका फंक्शन क्या होता है? सर उनका फंक्शन भी प्रेटी सिंपल। 3 फंक्शंस बताए गए हैं। पहला तो रेगुलेटरी। रेगुलेटरी का मतलब क्या? सर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, है ना, सब कुछ रेगुलेट करना। सर मेंटेनेंस, हम जानते हैं कि अगर लेट्स से सिटी में कहीं पर, जैसे सिंपल सा मेंटेनेंस के लिए सिंपल सा एग्जांपल क्या, कि सुबह सुबह वो कचरा वाला आ जाता है ना, गार्बेज कलेक्ट करने के लिए। सर वो क्या है? मेंटेनेंस है, हाइजीन मेंटेन करने के लिए। सर बहुत ही कम कम डिस्टेंस पे, नो, गवर्नमेंट ने वो क्या बोलते हैं, वो उसका नाम क्या होता है बे, मेडिकल यूनिट्स जो एस्टेब्लिश कर दिए है उन्हें, तो उसका नाम भूल गया मैं। पब्लिक हेल्थ यूनिट्स नहीं, पब्लिक हेल्थ सेंटर, पीएचसी, हाँ पब्लिक हेल्थ सेंटर, है ना, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स उन्होंने एस्टेब्लिश कर लिए है अगेन। फिर रोड अगर खराब हो गए तो तुरंत वो रोड को वापस रिपेयर, अच्छा तुरंत नहीं होता, मुझे ऐसे मत घूरना तुम लोग, बट मैं बता रहा हूँ ठीक है, कि वो लोग तुरंत नहीं तो थोड़े दिन बाद भी सर उसको वापस रीडेवलप कर लेते हैं। दैट इज अगेन कॉल्ड मेंटेनेंस, है ना, कि भाई जो बिगड़ गया उसको वापस सही कर लो। एंड सर नई नई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज डेवलप करना, नए नए पार्क्स, नए नए गार्डन्स ओपन करना, है ना। सर अलग अलग एरियाज जो लेट्स से पूरा बैकवर्ड एरिया था, वहां पर इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करना, या तो फिर जीआईडीसी सेक्टर घोषित कर देना उसको, या तो फिर रेसिडेंशियल फ्लैट्स या फिर रेसिडेंशियल स्कीम्स लाके उस एरिया को डेवलप करना। अगेन ये सब कुछ किसका काम है सर? म्यूनिसिपल अथॉरिटीज का, राइट। सो रेगुलेटरी, लॉ एंड ऑर्डर में सही से रखना, वहां पर जो भी चीज एग्जिस्टिंग है वो वैसी ही वैसी बनी रहे, मेंटेन करना, और सर नई चीजें ऊपर से एस्टैब्लिश करना सिटी में, दैट इज अगेन डेवलपमेंट एक्टिविटी। ये 3 टास्क होते हैं म्यूनिसिपल अथॉरिटी का। और सर ये जो म्यूनिसिपल अथॉरिटी का जो खर्चा होता है वो कहां पर जाता है? सर वापिस ये बहुत सिंपल है यार, इसमें कुछ सिखाने वाली बात ही नहीं है। म्यूनिसिपैलिटी कहाँ कहाँ खर्चा करती है? सर आपके एजुकेशन के लिए पहले तो म्यूनिसिपैलिटी स्कूल्स बनाती है, राइट, सो एजुकेशन हो जाता है। सर पीएचसी एस्टेब्लिश करती है तो सर मेडिकल में चला जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट रेडी रहता है आपकी सुरक्षा के लिए, तो सर वो सिक्योरिटी हो गया, राइट। सिमिलरली आप तक वो ड्रेनेज फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, सीवेज फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, पानी म्यूनिसिपालिटी का आपके घर तक पहुंच जाता है। पब्लिक वर्क्स जिसको बोलते हैं, रोड मेंटेन करना, है ना, तो उस सब में आ गया। वही और फिर ऑब्वियसली वो लोग इसका पैसा तो वसूलेंगे, यानी कि म्यूनिसिपालिटी टैक्स जो आप गवर्नमेंट को पे करते हो, सो वो म्यूनिसिपलिटी टैक्स पेमेंट यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन आ गया, राइट। वो भी रेसिडेंशियल के लिए अलग, कमर्शियल के लिए अलग, कमर्शियल टैक्स अलग होता है, राइट। सो ये सारे अलग अलग एक्सपेंडिचर्स जो है वो होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर इज सर म्यूनिसिपालिटी में, गवर्नमेंट में जो लोग काम करते हैं उनको सैलरी देना। सो दैट इज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सैलरी देना, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट का बिल। सो यही सारे खर्चे उनके होते हैं। देखो कुछ नया है क्या? नहीं सर, ये तो हम जानते हैं। बोलो भाई, गेटिंग क्लैरिटी, वेरी सिंपल। समझ में आ रहा है भाई? सर उसके बाद बताया है कि गवर्नमेंट का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होता है। मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होता है गवर्नमेंट? तो टैक्स कलेक्शन। वही तो है यहाँ पर म्यूनिसिपल अथॉरिटी का। अच्छा रेवेन्यू में भी कौन सा? प्रॉपर्टी टैक्स, जो आपका घर का टैक्स पे करते हो, कमर्शियल बिल्डिंग्स का टैक्स पे करते हो, वही उनका मेजर टैक्स है। और ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय यानी कि अब तो खैर जीएसटी आने से ये सब्ज्यूम हो गया, आपने पढ़ा होगा जीएसटी एक्ट में, बट हाँ प्रॉपर्टी टैक्स, दैट इज द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द म्यूनिसिपालिटी। और यहाँ पर वही बोल रहे हैं वो लोग, ठीक है, अलग अलग प्रकार के टैक्स वसूल करते हैं। हालांकि बाकी सारे जो टैक्स है वो सब सब्ज्यूम हो गए जीएसटी में, तो सब तो एप्लीकेबल नहीं होंगे फिलहाल। नेक्स्ट, सो लोकल बॉडी को पैसा कहां से आता है? सिर्फ टैक्स कलेक्शन से उनका काम हो जाता है क्या? सर जी नहीं। दो चीजें होती है लोकल गवर्नमेंट के लिए, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। लोकल गवर्नमेंट और यू कैन से म्यूनिसिपालिटी,
सो लोकल गवर्नमेंट या म्यूनिसिपैलिटी की अगर हम बात करें तो उसका रेवेन्यू दो तरीके से होता है। पहला सोर्स है टैक्स कलेक्शन, ठीक है, टैक्स से उनका रेवेन्यू होता है। लेकिन सर क्या ये काफी होता है डेवलपमेंट के लिए? सर जी नहीं। तो दूसरा सोर्स क्या है उनका? सर दूसरा सोर्स है ग्रांट्स, जो कि स्टेट गवर्नमेंट से आता है। ये ग्रांट कहां से आता है सर? स्टेट गवर्नमेंट से आता है। अच्छा, ये ग्रांट कितने प्रकार का होता है? तो उन्होंने बोला सर ये जो ग्रांट आता है ना इनके पास, सर ये कुछ तीन प्रकार का होता है। और वो तीन अलग अलग प्रकार कौन से हैं? Just a minute। हाँ जी। तो सर ये ग्रांट आता है उनके पास, वो तीन प्रकार से आता है। और वो तीन अलग अलग प्रकार कौन से? अब ये तो आपने AS 12 में भी पढ़ा होगा, बताए ग्रांट्स, अकाउंटिंग फॉर ग्रांट्स। वहां पर भी आपने ये पढ़ा होगा कि सर एक होता है जनरल पर्पस ग्रांट। अच्छा, जनरल पर्पस ग्रांट का मतलब क्या है? कि सर ये पैसा जो गवर्नमेंट ने दिया है म्यूनिसिपालिटी को, वो किसी भी पर्पस के लिए यूज हो सकता है, फ्री, है ना। सर दूसरा होता है स्पेसिफिक पर्पस ग्रांट। ये क्या होता है? बेसिकली ईयर मार्क्ड ग्रांट यू कैन से, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही वो ग्रांट को दिया गया है। और म्यूनिसिपालिटी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंश्योर करना कि उस स्पेसिफाइड पर्पस के अलावा वो पैसे किसी भी चीज के लिए यूज नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट ने म्यूनिसिपालिटी को पैसा दिया कि आपका जो सिटी है ना, वहां पर सिर्फ और सिर्फ, ये मैं आपको दे रहा हूं 5 करोड़ रुपए। सर ये 5 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होने चाहिए? सर विमेन अपलिफ्टमेंट के लिए। किसके लिए वो यूज होने चाहिए? विमेन अपलिफ्टमेंट। उसके लिए आप वो घर घर पे जाके आप उनको प्रोत्साहित करिए, कैंप्स करिए कि भाई आप खुद का बिजनेस शुरू करो, राइट, गृह उद्योग शुरू करो, या तो फिर वट एवर यू वॉन्ट टू डू सर, फीमेल एजुकेशन के लिए आप यूज करो। इन शॉर्ट विमेन अपलिफ्टमेंट के अलावा किसी भी पर्पज के लिए ये 5 करोड़ रुपए यूज नहीं होने चाहिए। तो उस ग्रांट को हम क्या बोलेंगे सर? स्पेसिफिक पर्पस ग्रांट। उसके अलावा कहीं पर भी वो पैसे यूज नहीं हो सकते, राइट। एंड थर्ड एंड द लास्ट टाइप ऑफ ग्रांट इज बेसिकली कंपेंसेटरी ग्रांट। अब सर ये क्या है? यू कैन अंडरस्टैंड दिस विद द एग्जांपल ऑफ GST। अच्छा, GST में आप लोगों ने कंपेंसेशन सेस के बारे में पढ़ा है? कंपेंसेशन सेस क्या होता है जानते हो? यस। हाँ जी। तो बस ये वही ऐसा ही कुछ कंसेप्ट है। जैसे नहीं, स्टेट गवर्नमेंट सबसे पहले GST को लाने के लिए मना कर रहे थे, क्यों? क्योंकि सर वो जानते थे कि हमारा जो बहुत सारे अलग 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 प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस थे GST के पहले, उनसे स्टेट गवर्नमेंट को बहुत अच्छा खासा तगड़ा रेवेन्यू हो रहा था। और GST के आने से उनके कैलकुलेशन के हिसाब से, अगर लेट से वो पहले 100 रुपए कमा रहे थे, तो GST की वजह से वो सिर्फ 80 रुपए कमाएंगे। इसीलिए वो लोग GST को मना कर रहे थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया सर? उन्होंने कंपेंसेशन सेस, है ना, वो एक कंसेप्ट लाया कि भाई स्टेट गवर्नमेंट को पहले 5 साल में GST इंप्लीमेंटेशन से अगर उनको कुछ नुकसान हो रहा है, तो वो नुकसान की भरपाई कौन करेगा? सर वो नुकसान की भरपाई सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, है ना। यानी कि पहले तुम 100 कमा रहे थे, अब 80 ही कमा रहे हो GST में, तो तुमको 20 रुपया का जो डिफरेंस है ना, जो डेफिसिट है, वो गवर्नमेंट आपको पे कर लेगा। यानी कि आपको कुछ नुकसान नहीं होगा, जो भी आपने लूज किया वो कंपेंसेट किया जाएगा। सर कुछ ऐसा ही कंसेप्ट यहां पर है कि म्यूनिसिपालिटी कई बार कुछ डेवलपमेंट वर्क करती है, और वो डेवलपमेंट वर्क में लेट्स से कुछ ज्यादा ही पैसा घुस गया, जिसकी वजह से म्यूनिसिपालिटी को, लोकल गवर्नमेंट को नुकसान हो गया, डेफिसिट हो गया। नुकसान तो नहीं कह सकते, बट डेफिसिट क्रिएट हो गया। तो उस डेफिसिट को फिल करने के लिए अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ पैसा देती है, तो वो पैसा कोई यूज करने के लिए नहीं दिया सर, वो डेफिसिट को या गैप को फिल करने के लिए दिया है, एंड दैट इज कॉल्ड कंपेंसेटरी ग्रांट। बोलो, गेटिंग क्लियर? इजी है? है ना भाई? चलिए, अब बारी आती है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की। सर यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा? सर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा हम जानते हैं। तीन तरीके, बेसिकली तीन चीजें बताई है एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल के लिए। सर सबसे पहले क्या होता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, या चाहे लोकल बॉडी हो, सर हर जगह पे,
हर जगह पे सबसे पहला तो एक ही चीज बनता है, और वो क्या होता है? बजट। वो क्या होता है सर? बजट। बजट क्या होता है सर? बजट कब बनता है? साल के अंत में, साल के पहले। साल के पहले बनता है। जैसे आपको पता है कि सर फरवरी में फर्स्ट वीक में बजट आता है ना? और वो बजट किसके लिए होता है? अपकमिंग ईयर के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल फरवरी 2025 में जो बजट आया था वो किसके लिए था? फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, फॉर दी अपकमिंग ईयर। तो वो बजट में क्या होता है सर? बजट में गवर्नमेंट एक प्रोजेक्शन डिसाइड करती है कि हमारा नेक्स्ट ईयर में इतना इनफ्लो ऑफ इनकम होने वाला है, इनफ्लो ऑफ पैसा, है ना? और सर वो जो पैसा आएगा उसमें से हम लोग कितना पैसा कौन से सेक्टर में खर्च करने का प्लान कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली योर बजट। सर बजट बनाने से क्या फायदा? जैसे आप ट्रिप पे भी जाते हो बाहर का भी, तो बजट बना के जाते हो, है ना? कि सर पर पर्सन खर्चा लेट्स से फॉर एग्जांपल 25,000, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ट्रैवलिंग पे सर उसमें से सिर्फ 10,000, उससे ज्यादा नहीं। रहने खाने पीने में सर नेक्स्ट लेट्स से दूसरा 10,000, उससे ज्यादा नहीं। और 5,000 फिर मिसलेनियस, वहां पर राइड वाइड में बैठ गए वगैरह वगैरह, ऐसा बजट बना के जाते हो, है ना? सर इस बजट बनाने से फायदा क्या होता है? कि आप एक कंट्रोल रख सकते हो कि ज्यादा खर्च ना हो जाए पैसा, है ना? तो यहां पर वही चीज है कि सबसे पहला लोकल गवर्नमेंट भी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करती है सर? सबसे पहले वो भी बजट बनाती है। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का बनता है, उसके बाद हर एक स्टेट गवर्नमेंट का बनता है, और उस स्टेट गवर्नमेंट के बजट के बेसिस पे हर एक लोकल गवर्नमेंट बजट बनाती है। बोले सर पहले लोकल गवर्नमेंट नहीं बना सकती, या सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले स्टेट गवर्नमेंट बजट नहीं बना सकती? नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि सर जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट मिलता है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना ग्रांट देगा स्टेट गवर्नमेंट को, अगर उनको पता ही नहीं है तो वो अपना बजट कैसे बनाएंगे? समझ में आ रहा है? दैट इज द रीजन वाई कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बार बजट बन जाए, वो ग्रांट्स के बारे में सब प्रोविजन कर दे, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का बनेगा। लाइकवाइज स्टेट गवर्नमेंट सारे ग्रांट्स वगैरह का प्रोविजन कर दे, उसके बाद लोकल अथॉरिटी बनेगी कि हाँ भाई अब इतना पैसा मिलने वाला है ग्रांट के थ्रू, रेवेन्यू कलेक्शन प्रोजेक्टेड इतना है, और उसके बेसिस पे हम कितना खर्चा करने वाले हैं, नाउ दे कैन डिसाइड। राइट? सो बजट बना लिया, बोले ठीक है सर। उसके बाद क्या? एक बार बजट बना दिया, अब सर अब बजट तो बन गया, लेट्स से आपने ट्रिप के लिए तय कर लिया ना 25,000 मैक्सिमम खर्चा पर पर्सन। सर वो तो हो गया। सर 10,000 रुपए रहने खाने पीने में, उससे ज्यादा नहीं, वो भी हो गया। लेकिन वहां पर जैसे ही घूमने गए सर, वहां पर इतना बढ़िया होटल देखा, आपने बोला कि यार चलो यार 2-3 हजार और ही सही, 10,000 की जगह 12-13 हजार हो जाएगा रहने पीने खाने में, लेकिन मस्त होटल है वहां पर रहते। बजट की धज्जियां उड़ा दी तुम लोगों ने, सही है ना? पूरा प्लानिंग फ्लॉप हो गया। सर दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे आर सेइंग। एक बार बजट बना दिया, नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टिक टू दैट बजट। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टिक टू दैट बजट। और इसीलिए उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट क्या डाला? एक्सपेंडिचर कंट्रोल। सर आप जो भी खर्चा कर रहे हो, कंट्रोल में, औकात में रह के करो। और वो औकात, वो कंट्रोल कहां से डिसाइड होगा? आपका बजट में से। जितना बजट में आपने प्रोविजन किया हुआ है, प्रोजेक्शन डाला हुआ है सर, उसी के हिसाब से होना चाहिए, उससे ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। और सर ये सब चीजें काम की तभी है जब आप क्या करोगे? अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग करोगे। क्योंकि हम जानते हैं कि सर अगर तुमने अकाउंटिंग नहीं किया तो तुमको पता ही नहीं चलेगा कितना खर्चा हुआ कितना नहीं हुआ। राइट? सो दिस इज अ बेसिकली 3 टायर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ लोकल अथॉरिटी। सर पहले बजट बनाओ, फिर बजट के हिसाब से एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करो, और जितना भी खर्चा हो रहा है उसको अकाउंट करो अप्रोप्रिएटली। अगर ये 3 चीजें ढंग से करोगे तो हाँ जी सर, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल फाइनेंशियल सही तरीके से हो सकता है। बाकी कोई गारंटी नहीं। बोलो गेटिंग क्लियर? समझ में आ रहा है? प्रेटी सिंपल अगेन, है ना? तो ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं। यस, ओके, ग्रेट। चलिए नेक्स्ट, अब ऑब्जेक्टिव। सर हम लोकल बॉडी का ऑडिट क्यों करते हैं? अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट था वैसे, मैंने आपको हाईलाइट करवाना रह गया ना ये, हाँ। सर एक ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी हाईलाइट करिएगा। इसके अलावा एक्सपेंडिचर कहां पर होते हैं? अगेन दैट पोर्शन इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ये डिफरेंट टाइप्स है, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। वो तो मैंने आई थिंक एक्सपेंडिचर ऑडिट के सारे टाइप्स आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवा ही दिए थे। एंड इसके अलावा बाकी सब तो करना ही है। अच्छा मेक श्योर ना भाई, मैं टिक करवा रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं सिर्फ यही करना है। ऑल आई एम सेइंग इज कि दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना।
बाकी करना तो सब कुछ है, यू नेवर नो आईसीआई कहां से कौन सा क्वेश्चन पूछ लेगा। आईसीआई हैज गॉट फुल लिबर्टी, ठीक है, वो कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछ लेगा कभी भी। सो मेक श्योर कुछ भी छोड़ना नहीं है, बस इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि ये काइंड ऑफ हॉट फेवरेट क्वेश्चन आईसीआई के आप कह सकते हो, राइट। सो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव अगेन बिकम्स इंपॉर्टेंट। सर लोकल बॉडीज का ऑडिट हम लोग क्यों करते हैं, व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव। तो सर इधर वापस से बहुत ही सिंपल 5 पॉइंट यहां पर दिए गए हैं, जो कि आप लोग मोर और लेस जानते हो। सर हम लोग जनरली ऑडिट क्यों करते हैं, क्यों करते हैं ऑडिट, क्यों करते हैं। सर पहला, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए गए हैं, क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं कि नहीं, प्रेजेंट करते हैं कि नहीं, वो चेक करने के लिए सर पहला वही है, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने के लिए कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहे हैं कि नहीं। अच्छा दूसरा, सर क्योंकि यहां पर हम लोग गवर्नमेंट का कर रहे हैं काम, तो हम लोग सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को भी ध्यान रखेंगे। और नॉन फाइनेंशियल में पहला चीज सर इंटरनल कंट्रोल ढंग से काम करना चाहिए, है ना। सो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स अप्रोप्रिएटली काम कर रहे हैं कि नहीं, वो चेक करने के लिए। बोलो सही जा रहे हो, है ना सर। पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अप्रोप्रिएट है कि नहीं, वहां पर उसका स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बेसिकली ढूंढना, ये अपना काम है, राइट। सर इसके अलावा अगर ये दो चीजें चेक कर रहे हैं हम लोग, यस, पर अगर ये दो चीजें चेक करें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अप्रोप्रिएट है कि नहीं, तो उससे एक और चीज अप्रोप्रिएट मतलब ऑटोमेटिकली डिराइव हो जाती है, और वो क्या है, वेदर वेदर फ्रॉड्स एंड एरर्स एग्जिस्ट और नॉट। सही है, ये दो चीजें से ऑटोमेटिक ये तीसरा पॉइंट डिराइव हो ही जाता है कि भाई फ्रॉड्स एंड एरर एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। बोले ठीक है, इसके अलावा सर हम परफॉर्मेंस भी तो देखते हैं ना। परफॉर्मेंस बोले तो क्या हमने समझा था, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी वाला पार्ट, है ना। तो सर यहाँ पर चौथा पॉइंट आपको ये भी करना है, लोकल बॉडी में भी ये भी तो गवर्नमेंट ही है, तो यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि वॉट एवर अमाउंट इज स्पेंट बाय द गवर्नमेंट बाय द लोकल बॉडी, सर जितना भी पैसा आपने खर्चा है उसका पूरा वैल्यू मिलना चाहिए। यानी कि आपने 100 रुपया खर्चा तो 100 रुपए का वैल्यू मिलना चाहिए। कहने का मतलब सर ज्यादा खर्चा नहीं किया हुआ होना चाहिए। अगर 100 रुपए खर्चे और 50 का ही वैल्यू मिला है, यानी कि आपने 50 रुपए ज्यादा पे किए, है ना। तो वो खर्चा ज्यादा तो नहीं किया, वो चेक करना। दैट इज योर फोर्थ पॉइंट विच सेज भाई वेदर फुल वैल्यू फॉर मनी डिराइव्ड, करेक्ट। एंड द लास्ट पॉइंट ये क्या है, कंप्लायंस। सर लोकल बॉडीज को स्टेट रेगुलेशंस जो है, खुद के रेगुलेशंस जो है, उन सब का कंप्लायंस भी तो करना पड़ता है। बस यही 5 चीजें हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर व्यू, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अप्रोप्रिएट, उसका स्ट्रेंथ वीकनेस ढूंढो। अगर ये दो चीजें चेक करो तो तीसरा ऑटोमेटिक आ जाता है कि भाई फ्रॉड्स एंड एरर्स है कि नहीं। सर परफॉर्मेंस भी चेक करना है ना, तो परफॉर्मेंस के लिए वेदर फुल वैल्यू फॉर द मनी डिराइव्ड और नॉट, जो भी एक्सपेंड किया वो। एंड द लास्ट वन कि सर सबका कंप्लायंस हुआ कि नहीं, लॉज रेगुलेशन सारे के सारे। सर ये 5 ऑब्जेक्टिव है फॉर दी लोकल बॉडी ऑडिट, अगेन हाईलाइट इट इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद तो अब बेसिक चीजें बताई है कि भाई लोकल बॉडीज का जो ऑडिट होता है उसके कुछ यूनिक पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट्स जो है उसके रिगार्डिंग बातचीत है। सर क्या यूनिक पॉइंट्स है, सबसे पहला अपॉइंटमेंट। अभी लोकल बॉडी में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो देखो यहां पर ना बाइफर्केशन है। बाइफर्केशन बाइफर्केशन क्या है, बाइफर्केशन क्या है कि सर जो बिगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, बिगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना, जो बड़े बड़े म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जैसे फॉर एग्जांपल दिया मुंबई दिल्ली, है ना, जो मेट्रो सिटीज है, तो सर वहां पर जनरली सम
बिगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, उनके लिए अपॉइंटमेंट कौन करता है? ऑडिटर का अपॉइंटमेंट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑन देयर ओन, वो खुद ही अपना ऑडिटर अपॉइंट कर लेते हैं। लेकिन सर, ये जो सम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को हटा दिया जाए, अदर्स, इनके अलावा के सारे, वहां पर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? सर, वहां पर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करने का पावर्स होता है स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट में भी कौन सा स्पेसिफिकली? लोकल ऑडिट विंग। स्टेट गवर्नमेंट का भी स्पेसिफिकली लोकल ऑडिट विंग। सर, इनके पास पावर, बस यही चीज यहां पर बताया। देखो सर, ऑडिटर का कंसर्न क्या होगा? यार, ऑडिटर का कंसर्न क्या होगा? जो भी ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो जाए। हमने ऊपर 5 ऑब्जेक्टिव देखे ना, देखो उसी में से 4 उठा लिए। पहले ट्रू एंड फेयर को होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फिर इंटरनल कंट्रोल्स जो है, फाइनेंशियल कंट्रोल्स है, उसका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस चेक करो। लॉ और रेगुलेशन को कंप्लायंस किया कि नहीं, एडर, राइट, एंड फुल वैल्यू ऑफ मनी बीइंग रिसीव्ड और नॉट। एंड द फिफ्थ वन दे हैव नॉट गिवन इन द पॉइंट, बट वही यहां पर दिया हुआ है, टू डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड। तो कैन यू से सर, वही 5 पॉइंट जो ऊपर ऑब्जेक्टिव थे, वही 5 पॉइंट इधर ऑडिटर्स कंसर्न के तौर पे दे दिए गए हैं, है ना? लॉजिकल भी है ना, ऑडिटर का कंसर्न क्या होगा? ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट को फुलफिल करना। बोलो अगेन, गेटिंग क्लियर? प्रेटी सिंपल। ऑडिट इज वेरी इजी सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? नहीं बोला ना? ऑडिट इज इजी सब्जेक्ट। सर, क्या मस्ती कर रहे हो सुबह सुबह? नहीं, नहीं भाई, सच में इजी है यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रेटी सिंपल पॉइंट, उसमें कुछ है नहीं पढ़ाने जैसा। ऑथोराइजेशन, सारे सारे के सारे सेंक्शंस जो है, सारे के सारे एक्सपेंडिचर है, वो ऑथोराइज होने चाहिए। प्रोविजनिंग, जितना प्रोविजन किया उसके हिसाब से ही खर्चा होना चाहिए, ज्यादा ना कम। परफॉर्मेंस, सर, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, 3 E's इंश्योर करने हैं। सर, वही सेम चीजें रिपीटेड है, और इसी के साथ आपका ऑडिट ऑफ लोकल बॉडी भी हो गया है समाप्त। तो सर, हमने 2 टॉपिक खत्म कर लिए यहां तक। पहला ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा ऑडिट ऑफ लोकल बॉडी। बोलो यहां तक गेटिंग क्लियर? कोई भी डाउट क्वेरी है? और मैंने बताया था कि सर, ये चैप्टर है ना, वहां पर 2 टॉपिक्स जो है आईसीआई के हॉट फेवरेट है। एक है गवर्नमेंट वाला, गवर्नमेंट इंक्लूड्स लोकल बॉडी, ठीक है? तो हमने वो पहला टॉपिक खत्म कर लिया जो आईसीआई का हॉट फेवरेट है। और सर, दूसरा है कोऑपरेटिव एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो हम बाद में देखने वाले हैं आगे। अभी इसके अलावा के जो पॉइंट्स है वो हम शुरू करेंगे। जैसे सबसे पहले यहां पर है एनजीओ। सर, एनजीओ का ऑडिट करना है भाई। चलिए, अभी ना मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं। अब से हम जितने भी अलग अलग डिफरेंट एंटिटीज के ऑडिट करेंगे ना, सर, सब में अलग अलग पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे क्या? कि यार, ट्रस्ट का अलग, सोसाइटी का अलग, एनजीओ का अलग, सबका अलग अलग, सिनेमा हॉल का अलग, हॉस्पिटल का अलग, सबका अलग अलग याद रखना पड़ेगा क्या? हाँ सर, याद तो रखना ही पड़ेगा, बट क्या उसका कोई टेक्निक है? क्या उसका कोई सिंपल लॉजिक है जिससे कि हम ये सारी चीज को एक ही सीक्वेंस में याद रख सके? हाँ सर, बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है। अच्छा, मैं आपको कुछ नया सिखा नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ। आपको ये ऑलरेडी आता है, मैं जस्ट सिर्फ उसको एक शेप दे रहा हूँ कि सर, हर एक चीज में, हर एक टाइप ऑफ डिफरेंट एंटिटीज में क्या होता है, क्या होगा। सर, ऑडिट के लिए तुम जाओगे, सबसे पहले तुम लोग क्या चेक करोगे? जैसे कंपनी के केस में जाते हो तो सबसे पहले क्या चेक करते हो? उसका एमओए एंड एओ। सही है? मतलब कैन यू से सर, सबसे पहली चीज क्या आती है पता है हमेशा किसी भी एंटिटी के ऑडिट में? सर, उसका कंस्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, उसका कंस्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, है ना? ये हो गया। सर, एक बार कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट देख लिया तो उससे आपको पता लग गया कि भाई एंटिटी के पास क्या पावर्स है, क्या ड्यूटीज है, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स है उस एंटिटी के। सर, ये सब कुछ आपको यहां से पता लग जाएगा, ठीक है? डिवीजन ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब कुछ। सर, एक बार ये कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट हो गया, अब क्या करोगे तुम लोग? व्हाट नेक्स्ट यू आर गोइंग टू डू? फिर एक बार कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट देख लिया, आप ऑडिट पे जाओगे ना? बोले हाँ सर, अब जो ऑब्जेक्टिव था आपका, उसके हिसाब से पैसे आए कि नहीं, पैसे कहाँ कहाँ से आए, यानी कैन यू से सर, रिसीट,
तो अब आप किस पे जाओगे? रिसीट्स पे जाओगे। अच्छा सर, एक बार रिसीट्स देख लिया, उसके बाद कहां पे जाओगे? सर इनकम तो आ गई, अब एक्सपेंडिचर पे जाओगे। तो यानी कैन यू से कि सर एक्सपेंसेस, रिसीट्स, या यू कैन से इनफ्लो। ठीक है, आई एम नॉट इवन पुटिंग ऑर्डिनरी रिसीट्स, रिसीट्स या इनफ्लो ऑफ मनी, है ना। सिमिलरली एक्सपेंस या आउटफ्लो ऑफ मनी, इस पे इसको चेक करोगे। सर इसके अलावा क्या करोगे? सर चाहे कंपनी हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे फॉर प्रॉफिट मोटिव एंटिटी हो, चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव एंटिटी हो, सर हर जगह पे एक चीज और कॉमन होती है, और वो क्या है? स्टोर्स एंड इन्वेंट्री। स्टोर्स एंड इन्वेंट्री बोले सर, एक मिनट, कंपनी में समझ में आता है ट्रेडिंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट में भी समझ में आता है सर गुड्स का ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, एनजीओ में कैसे होगा? एनजीओ में स्टोर्स एंड इन्वेंट्री कहां से आएगा? भाई आएगा, कैसे आएगा? बहुत सारे एनजीओ होते हैं, बहुत सारे ट्रस्ट होते हैं जो आपसे सिर्फ पैसा नहीं लेते डोनेशन के फॉर्म में, बट दे इवन एक्सेप्ट डोनेशन इन काइंड। जैसे आप अपने पुराने कपड़े वगैरह भी देते हो या नए भी प्रोवाइड करते हो उनको, राइट? सो एज टू एंश्योर कि वो लोग आगे जरूरतमंदों को वो प्रोवाइड कर ले। सर खाना प्रोवाइड करते हैं वो लोग कहीं से कलेक्ट करके, है ना। तो सर ये सब क्या है? डोनेशंस इन काइंड। वो लोग आटा, चावल, गेहूं, ये सब भी एक्सेप्ट करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ डोनेशन। वो उसको स्टोर करते हैं और फिर जिसको जरूरत है उनको वो प्रोवाइड कर लेते हैं। सो अगेन, क्या वहां पर भी स्टोर्स एंड इन्वेंट्री का कंसेप्ट आता है? सर जी हाँ, बिल्कुल आता है। गेटिंग क्लैरिटी? तो सर स्टोर्स एंड इन्वेंट्री आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ और आएगा क्या? इसके अलावा कुछ और आएगा क्या? हाँ सर, ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ? आपका पीएनडीएल हुआ, कैन यू सिर्फ सर कंस्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, यानी कि आपका एमओए ओए या ट्रस्ट डीड या पार्टनरशिप डीड या एलएलपी डीड जो भी है ना, वो देख लो। फिर उसके बाद रिसीट्स, एक्सपेंसेस, ये पीएनडीएल आइटम हो गया, है ना। स्टोर्स एंड इन्वेंट्री, ये पीएनडीएल में भी आता है, क्लोजिंग स्टॉक, और बैलेंस शीट में भी आता है, बट बैलेंस शीट अभी पूरा तो बाकी है ना। बैलेंस शीट में इसके अलावा और क्या होगा? एक और चीज आपको देखनी पड़ेगी, और वो क्या है? सर फिक्स्ड एसेट्स। अब सर किसी भी एंटिटी को उठा लो, किसी भी डिफरेंट टाइप की एंटिटी को उठा लो, उसमें फिक्स्ड एसेट तो होंगे ही होंगे, करेक्ट। तो सर फिक्स्ड एसेट का रिकॉर्डिंग ढंग से हुआ कि नहीं, उसके ऊपर डेप्री सही से प्रोवाइड किया कि नहीं, सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो फिक्स्ड एसेट के तौर पे ही शो किए है ना, कहीं उसको रेवेन्यू बेसिस पे तो नहीं डाल दी, या कोई रेवेन्यू एक्सपेंस तो ऐसा नहीं है जिसको कैपिटलाइज कर दिया। समझ में आ रहा है सर? ये भी कॉमन पॉइंट है हर जगह पे। सर इसके अलावा और कुछ होगा क्या? हाँ सर, जैसे कंपनी में कैपिटल होता है, कैपिटल है ना, शेयर कैपिटल, बिल्कुल वैसे हर एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी में कैपिटल तो होता ही है, लेकिन वो कैपिटल के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे पार्टनरशिप में और एलएलपी में आप जानते हो कैपिटल कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, है ना। लाइकवाइज इन एनजीओस, इन ट्रस्ट, इन सोसाइटीज, उसको कॉर्पस बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? कॉर्पस बोला जाता है। सर बात तो एक ही हुई ना, कैपिटल। तो सर कॉर्पस में पैसा कितना पड़ा है, कहां से आया, क्या जितना भी पैसा आया वो रिकॉर्ड हो गया कि नहीं? कैन यू से सर पीएनएल आइटम, बैलेंस शीट आइटम्स एंड कंस्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट। सर ये हर जगह पे कॉमन है। आपके 6 पॉइंट तो इधर ही बन गए। समझ में आ रहा है? अब सर हम लोग यही टेम्पलेट को फॉलो करेंगे। हम जो भी डिफरेंट एंटिटीज पढ़ने वाले हैं ना इस चैप्टर में, हर जगह पे ये टेम्पलेट को फॉलो करेंगे, एंड विल सी कि क्या सब चीजें यहाँ पर इसी में फिक्स हो जाती है कि नहीं, फिट हो जाती है कि नहीं। एंड यू विल रियलाइज टू योर सरप्राइज कि हाँ सर, ये एक जेन्युइन, यू कैन से, एक ऐसा फॉर्मेट है, एक ऐसा फिट फॉर्मेट है कि जिसको आप हर एक डिफरेंट एंटिटीज में सेट कर सकते हो। हाँ ऑब्वियसली इनपुट्स उसके अंदर के थोड़े थोड़े अलग होंगे, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो आप, बट सर हेड पॉइंट्स यही रहने वाले हैं। इन शॉर्ट आप कुछ भूल नहीं जाओगे, याद आपको सब कुछ रहेगा, राइट। चलिए आते हैं एनजीओ के ऊपर। लेट अस स्टार्ट विद एनजीओ। सर एनजीओ क्या होता है? एनजीओ हम जानते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और उसको हम एनपीओ भी बोलते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जनरली एनजीओ का काम क्या होता है सर? सेवा करना। ये लोग फॉर प्रॉफिट मोटिव काम नहीं करते हैं। इनका काम है या तो जरूरतमंदों को चीजें प्रोवाइड करना, या फिर डिजास्टर या नेचुरल कैलेमिटी के केस में जो भी अफेक्टेड लोग हैं उनकी सेवा करना, या तो फिर खाना पहुंचाना, या तो फिर सर्विस प्रोवाइड करना,
राइट, मतलब सोशल सर्विस वाला सर्विस, राइट। सो इस प्रकार से किसी भी तरह की समाज सेवा करना ये इनका काम होता है। सर इनका ऑडिट करना जरूरी है क्या? हाँ सर, पढ़ा तो था ऑडिट के डेफिनेशन में वापस कि इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। लेकिन सर क्यों? सवाल यही है, एनजीओ का ऑडिट क्यों करना है? ये लोग तो प्रॉफिट कमाने का मोटिव भी नहीं रखते ना, तो फिर इनका ऑडिट करने का फायदा क्या? सर वापस रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी तो इनके ऊपर भी है। क्यों? सर फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैं किसी एनजीओ को 1 लाख रुपए डोनेट करता हूं, और सर उसके बाद वो 1 लाख रुपए एनजीओ क्या करता है, सारे जो एनजीओ के ट्रस्टीज है ना वो आपस में बांट लेते हैं, फिर क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा ना। जब किसी डोनर ने एनजीओ को डोनेशन दिया है, वेदर इन कैश और काइंड, सर एक पर्पस के साथ दिया हुआ था, और वो पर्पस क्या था? कि तुम लोगों की सेवा करो, या वॉट एवर स्पेसिफाइड पर्पस। सर क्या आपने लोगों के पैसे, एनजीओ के पर्सपेक्टिव से सोचो, वापस वही हो गया ना गवर्नमेंट जैसा, कि सर उनके पास पैसे तो आए ना, और वो पैसे जब पब्लिक फंड्स को वो लोग यूज कर रहे हैं, तो देर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट ऑन देम कि उनको उस पैसों को सही जगह पे काम पे लगाना पड़ेगा, सही जगह पे उसको यूज करना पड़ेगा। एंड दैट्स एग्जैक्टली एज अ ऑडिटर वी आर कंसर्न विथ हियर, कि क्या एनजीओ ने सच में वो पैसे जिस पर्पस के लिए लोगों से डोनेशन के फॉर्म में उठाए थे, क्या उसी पर्पस के लिए उसको खर्चा गया है या नहीं खर्चा गया? टू एंश्योर दिस अकाउंटेबिलिटी इवन एनजीओज एंड अदर एनपीओज आर सब्जेक्टेड टू ऑडिट। बोलो ये क्लियर है कंसेप्ट? चलिए अभी यहाँ पर आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं अलग अलग एनजीओ के। बोले ठीक है सर, वो अलग अलग फॉर्म में हो सकता है एनजीओ, ये भी आप जानते हो सर। एनजीओ कुड बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट, कुड बी इन द फॉर्म ऑफ सोसाइटी, कुड बी इन द फॉर्म ऑफ association of persons, could be in the form of any other allowed, legally allowed or business organization form, right? तो ये अलग अलग प्रकार से इवन कंपनी फॉर्म में भी हो सकता है। आपने पढ़ा होगा सेक्शन 8 कंपनी, है ना? तो सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 ऑल्सो परमिट्स एनपीओज टू वर्क इन कॉर्पोरेट फॉर्म, तो वो भी अलाउड है। एंड दैट इज व्हाट दे हैव एक्सप्लेन्ड ओवर हियर। सर अब हम जाएंगे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर, सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड यानी कि कैन यू से कहां पर पहुंच गए हम लोग? रिसीट्स, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। सोर्सेस यानी कि पैसा कहां से आ रहा है, एप्लीकेशन यानी कि पैसा कहां पर तुम खर्च कर रहे हो, है ना? सो वो दो फॉर्म आ गए। सर वो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट नहीं आया, हाँ ये इधर आ गया कि ये तुम किस प्रकार से इनकॉर्पोरेट हुए हो, उसके हिसाब से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट चेक करना पड़ेगा, राइट? सो दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन आपका क्या है, इज इट इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट, इज इट इन द फॉर्म ऑफ सोसाइटी, इज इट इन द फॉर्म ऑफ कंपनी, है ना? तो वो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया आपका। सर नेक्स्ट सोर्स एंड एप्लीकेशन। अच्छा, पैसा कहां से आता है? चलिए अगर हम लोग बात करें सोर्सेस ऑफ फंड, चलिए मुझे फटाफट आप लोग ना अपने दिमाग से बताइए, एनजीओ के पास पैसा कहां से आता है? सर पहला पैसा कहां से आएगा? सबसे पहले एनजीओ भी कोई एक बंदा शुरू करता है, राइट? कोई एक बंदा क्रिएट करता है एनजीओ। तो सिंपल सी बात है, जैसे कंपनी हो या फिर कोई भी लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, जहां पर पैसा जो बंदा बिजनेस को स्टार्ट करता है वही लेके आता है, बिल्कुल इसी प्रकार से एनजीओ के केस में भी जो बंदा स्टार्ट करेगा ये समाज सेवा, वही पैसा लेके आएगा, राइट? दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे आर सेइंग। नहीं, कॉर्पस आएगा, ठीक है कॉर्पस तो आएगा, करेक्ट, दैट विल बी कंट्रीब्यूटेड टू द कॉर्पस फंड। हाँ आपका आंसर सही है कि सर कॉर्पस आएगा, डोनेशन आएगा, कंट्रीब्यूशन आएगा, करेक्ट। लेकिन सबसे पहला कंट्रीब्यूशन कहां से आएगा? सर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। सबसे पहला कंट्रीब्यूशन कहां से आएगा? प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। अच्छा दूसरा, जैसा आप सबने बोला, सर कहां से आएगा पैसा? डोनेशन से आएगा। और वो डोनेशन को हम क्या बोलते हैं? दैट इज बेसिकली कॉल्ड वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस। डोनेशन ही है ये, आपका आंसर सही है, मैंने बस उसको टेक्निकल नाम दिया, ठीक है? वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस यानी कि क्या? वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन यानी कि डोनेशंस। बोले ठीक है सर, इसके अलावा पैसा कहां से आएगा? एनजीओ के पास पैसा और कहां से आ सकता है?
सर ये डोनेशंस कैसा था पता है? डोनेशंस यानी कि पैसा मिलता है ना? लेकिन मैंने अभी समझाया था कि इनके पास डोनेशन इन काइंड भी आता है ना? इन्वेस्टमेंट की होगी तो नेहा, इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आएगा, हाँ करेक्ट, उसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम जनरेट होता है, तो वो आप बात कर रहे हो, हाँ इवन दैट इज अ करेक्ट आंसर। सिमिलरली लीगसी, यस करेक्ट आंसर दीक्षा, वेरी गुड आंसर। लीगसी ये क्या होता है उसके ऊपर आते हैं हम लोग। लेकिन फिलहाल ये लोग जो आपने जो आंसर्स दिए उसको पहले यहाँ पर इंकॉर्पोरेट करते हैं सर। प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन आ गया, फिर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन यानी कि डोनेशंस आ गए लोगों के। इसके अलावा जो आप लोगों ने बोला, वन ऑफ द वेरी गुड आंसर, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट वगैरह आएगा, राइट? सो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। सर इसके अलावा पैसा कहां से आएगा? एक्सेस फंड वो लोग पार्क कर देंगे ना, तो उससे जो भी इंटरेस्ट जनरेट होगा। वेरी गुड सर। इसके अलावा करेक्ट आंसर ग्रांट्स। सर जो आप समाज सेवा का काम करते हो ना, तो गवर्नमेंट भी आपको बहुत सारे ग्रांट्स प्रोवाइड करते हैं, सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं। सो ग्रांट एंड सब्सिडी सर, अगेन दैट्स अ मेजर सोर्स ऑफ यू कैन से इनफ्लो ऑफ फंड्स फॉर द एनजीओस। सर इसके अलावा लीगसी, अब आते हैं उसके ऊपर। सर ये लीगसी क्या होता है? ये जनरली ना यहाँ पर एनजीओ में वो लीगसी नहीं दिया गया प्रोबेबली, बट हाँ दिस इज अ वैलिड आंसर। मॉड्यूल में शायद से ये नहीं छापा है, बट दिस इज अ वैलिड आंसर। लीगसी क्या होता है? कैन एनीवन एक्सप्लेन लीगसी क्या होता है? जिन्होंने आंसर दिया था, इफ दैट पर्सन कैन ऑल्सो आंसर। कौन था? श्योर। लीगसी दीक्षा, यस दीक्षा, क्या होता है लीगसी? यस भाई। डोनेशन इन काइंड ऑफ मेमोरी ऑफ पर्सन, एब्सोल्युटली करेक्ट सर, वही होता है। ये क्या होता है पता है? जैसे हम नहीं पहले आप हम लोग देखते हैं कि भाई अगर लेट्स से कोई फैमिली मेंबर का डेथ हो गया, डिमाइस हो गया, तो उनकी याद में वो लोग डोनेशंस करते हैं, है ना? तो बेसिकली दैट इज कॉल्ड लीगसीज, है ना? उनके नाम पे वो लोग चलाते हैं, या उनके नाम पे वो लोग डोनेशंस करते हैं, उनके नाम पे वो लोग कंट्रीब्यूशंस देते हैं कॉर्पस में, उनके नाम पे वो लोग इवन असेट्स भी बना के देते हैं। जैसे वो हम लोग देखते हैं कि बेंचेस, पब्लिक बेंचेस जो होती है, वहां पर भी लिखा होता है कि स्वर्गस्थ सो एंड सो की याद में, है ना? तो ये सब क्या है? लीगसीज है। तो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, वेरी गुड। इंडिया में ना ये बहुत चलता है, बिकॉज इंडियन कल्चर वी नो कि हम लोग, जो लोग का डिमाइस हो जाता है उनको भी हम लोग याद करते हैं अच्छे से, नॉट अनलाइक दी फॉरेन कल्चर। एंड इसी वजह से यहाँ पर लीगसीज के थ्रू डोनेशंस आने का सोर्स जो है वो बहुत बड़ा है। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। सर इसके अलावा और कुछ? डोनेशंस इन काइंड, ये तो भूल ही गए सर। डोनेशंस इन काइंड, so these are various sources of fund for the एनजीओ। बोला एवरीवन गेटिंग क्लियर? अच्छा इसके अलावा एक और सोर्स हो सकता है, और वो क्या है पता है? लोन। बोले हाँ सर, ये लोग भी लोन उठाते हैं क्या? हाँ जी सर, ये लोग भी लोन उठाते हैं। अच्छा ये लोन क्यों उठाते हैं? समाज सेवा करने के लिए भी लोन आता है क्या? स्टोर्स एंड इन्वेंट्री, आशा स्टोर्स एंड इन्वेंट्री आएगा, बट फिलहाल हम लोग क्या बोल रहे हैं? सोर्सेस ऑफ फंड, यानी कि उनके पास पैसा या फिर डोनेशंस जो भी है वो कैसे आने वाले हैं, उनके पास पैसा या चीज है, कैसे आएगी? स्टोर्स एंड इन्वेंट्री क्या है कि हम उसको फिजिकल वेरीफाई करेंगे वगैरह, दैट इज गोइंग टू बी कवर्ड इन द अपकमिंग पार्ट। बट फिलहाल हम लोग बोल रहे हैं सोर्सेस, कहां से उनके पास आएगा, है ना? तो यस, कमिंग टू दिस पार्ट सर, लोन। बोले ये लोग लोन लेके समाज सेवा करते हैं क्या? नहीं भाई, तुम लोग जैसा सोच रहे हो वैसा लोन नहीं। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जाम्पल आज अहमदाबाद में तीन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? ए, बी एंड सी। फिर ये तीन ऑर्गेनाइजेशन है, और तीनों ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं? एक ही चीज के लिए काम करते हैं, और वो एक ही चीज क्या है कि सर लेट्स से बेघर लोग जो है उनकी सेवा करना। अच्छा, अभी जो ए है ना, उसके पास बहुत सारा डोनेशन आया, उसने खर्चा कर लिया अपने ऑब्जेक्टिव के लिए, उसके पास उसके बाद भी उसके पास लेट्स से कुछ पैसा बच गया, जो कि उसने क्या कर लिया? पार्क कर लिया। अब सर नेक्स्ट व्हाट इज गोइंग ऑन कि भाई बी
ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, जस्ट मिनट, ओके, हाँ सर, उसके बाद अभी जो बी एनजीओ है उसको भी कुछ डोनेशन आए थे, और उस डोनेशंस के तहत वो भी खर्चा कर रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ दिस होमलेस पीपल। लेकिन क्या हो गया पता है, इनके पास इनकम कितना आया था सर, लेट से 5 लाख, और ये जो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, अभी उसमें खर्चा हो रहा है 6 लाख। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर जो है वो तो किसी का सगा नहीं है ना, तो वो तो पैसा मांगेगा ना, भाई तुम समाज सेवा कर रहे हो, मैं थोड़ी कर रहा हूँ, है ना, तो मुझे तो 6 लाख रुपए चाहिए। अच्छा, बी के पास डोनेशन आए 5 लाख, क्या बी का और कोई सोर्स नहीं पाई, वो तो यही सब जो हमने सोर्सेज पढ़े वहीं से पैसे आएंगे ना, उसको पैसे आ जाएंगे कहीं ना कहीं, वापस डोनेशन मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल तो उसको 6 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तो वो 1 लाख रुपए कहां से लाएगा सर? बैंक थोड़ी ना लोन देगा समाज सेवा के लिए, बैंक बोलेगा भाई तुम लोग तो पैसा खर्च कर लोगे समाज सेवा में, मुझे वापस कौन देगा लोन का रीपेमेंट, है ना, तो वो तो मिलेगा नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं सर, ए नाम का जो भी एनजीओ है जिसके पास एक्सेस फंड पड़ा हुआ था 1 लाख, वो क्या करेगा पता है, इंस्टेड ऑफ इंस्टेड ऑफ पुटिंग इन इट इन बैंक एज एन एफडी, सर वो क्या कर लेगा, वो पैसा यहां पर इसको दे दिया जाएगा बी को, और बी कॉन्ट्रैक्टर को दे देगा। सर बी के पास जब एडिशनल जब एडिशनल डोनेशन आ जाएगा, ये 1 लाख रुपए वो क्या कर लेगा, ए को वापस कर लेगा। समझ में आया? और दिस विल बी विथ इंटरेस्ट। बोले हाँ सर, ये यू कैन से दिस इज काइंड ऑफ जैसे इंटर कॉर्पोरेट लोन नहीं होता, एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन देती है, बिल्कुल वैसे यहाँ पर एक एनजीओ दूसरे एनजीओ को लोन देता है, और यहाँ पर इसको लोन हम लोग ने, मैंने आपको समझाने के लिए बोला, लेकिन क्योंकि ये एनजीओ है, क्योंकि यहाँ पर समाज सेवा के लिए काम होता है, उसको लोन नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है रिवॉल्विंग फंड। इसको क्या बोला जाता है? रिवॉल्विंग फंड। अगेन हाईलाइट, दिस इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आईसीआई स्पेसिफिकली ये पूछ लेता है कि व्हाट इज रिवॉल्विंग फंड। तो रिवॉल्विंग फंड का मतलब होता है कि जब एक एनजीओ को पैसों की जरूरत होती है और दूसरे एनजीओ के पास एक्सेस फंड होता है, तो वो जो एक्सेस फंड है ना एनजीओ जिसके पास, वो दूसरे एनजीओ को मदद कर लेता है, और जब उस एनजीओ के पास वापस पैसे आ जाते हैं, दैट लोन विल बी रीपेड विथ इंटरेस्ट, जिससे कि दोनों का फायदा हो जाए, दोनों का काम सेटल हो जाए। एंड दिस फंड विच इज ट्रांसफर्ड बाय वन एनजीओ टू अनदर एनजीओ फॉर द सेक ऑफ completing the needs of both the NGO, that is basically called the revolving fund। हाँ, ये लोन ही है, लेकिन उसको लोन बुलाएंगे नहीं हम लोग, उसको अच्छा शब्द दे दिया रिवॉल्विंग फंड। बोला एवरीवन गेटिंग क्लियर? ऐसे एग्जाम में स्पेसिफिकली पूछ सकता है व्हाट इज रिवॉल्विंग फंड, उन्होंने पूछा भी हुआ है 2-3 मार्क्स के लिए, राइट? तो आपको वो कंसेप्ट भी एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। सोर्सेज ऑफ फंड क्लियर है सबको? जाए आगे। यस, ऑल राइट, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड सर, अब उन्होंने क्या बोला, बोले ये सोर्सेज ऑफ फंड हो गया, और उसके बाद एप्लीकेशन के लिए तो उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं बताया, बट एज यू कैन सी उन्होंने एक सिंपल सा पॉइंट छाप दिया है कि सर एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर हो सकता है। तो उन्होंने बता दिया सर सब जगह पे हो सकता है, एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट यानी कि बेसिकली यू कैन से कैपिटल कॉस्ट, है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स में, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, मेंटेनेंस एक्सपेंस, प्रोग्राम कुछ कर रहे हो, प्रोजेक्ट कुछ कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, डोनेशन कर रहे हो, कंट्रीब्यूशन किसी को प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये सब जगह पे अलग अलग जगह पे तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ फंड हो सकता है। बोले ठीक है सर, नेक्स्ट अब आता है प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट। चलो सर, हमने समझ लिया एनजीओ क्या होता है, हमने समझ लिया एनजीओ के पास पैसा कहां से आता है, हमने समझ लिया एनजीओ पैसा कहां पर खर्च करता है। अब सर मुद्दे की बात पे आते हैं ना, उसका ऑडिट। सर उसके ऑडिट के रिगार्डिंग आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन माइंड फॉर द ऑडिट ऑफ एनजीओ? तो यहाँ पर सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको हाईलाइट करके दे रहा हूं, कि जनरली एनजीओ में क्या होता है, जो डोनेशंस आते हैं ना वो दो जगह से आता है। एक होता है लोकल डोनेशंस यानी कि इंडिया से ही डोनेशन, और दूसरा होता है इंटरनेशनल डोनेशंस। सर जब किसी एनजीओ को इंटरनेशनल डोनेशंस मिलते हैं, तो उनको एक स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, और उस रजिस्ट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, किस एक्ट के तहत लेना पड़ता है? Foreign Contribution Regulation Act, that is basically called FCRA।
फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है इफ एनी एनजीओ वांट्स टू गेट फंड्स और डोनेशंस फ्रॉम द इंटरनेशनल सोर्सेस। और यहां पर उसी चीज के रिगार्डिंग बात की है कि अगर कोई एनजीओ इंटरनेशनल सोर्सेज से फंड ले रहा है, उसने एफसीआरए के तहत रजिस्ट्रेशन लिया है, तो उनको क्या करना पड़ेगा सर? उनको एक ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। किसको सबमिट करना है सर? टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सीधा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, है ना। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना है। सर कब तक सबमिट करना है? उसका टाइमलाइन बहुत टाइट है, विद इन 60 डेज। कहां से 60 डेज? फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सर फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होता है? 31 मार्च, यानी कि 60 दिन के अंदर, यानी कि 30 अप्रैल, 30 दिन, और 31 में उसके 31 है, मतलब हम 30 दिन ही गिनेंगे, तो यानी कि अपना ड्यू डेट क्या हो गया? 30th May of the every year. So within 60 days from end of फाइनेंशियल ईयर, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। अगेन कुड बी आस्क्ड इन एग्जाम्स, ठीक है, ये कॉर्नर क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। 31/5 जी नहीं साहिल, वो 61st डे हो जाएगा 31 में, 30 अप्रैल के और 31 मई के, यानी कि 61 हो जाएगा। तो हम लोग 30th May तक ही जाएंगे, है ना, 60 डेज। चलिए नाउ नेक्स्ट, अब सर आते हैं इसके ऊपर कि भाई क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो जब भी तुम ऑडिट प्लान कर रहे हो एनजीओ का, तो तुम लोग क्या चीजें देखोगे सर? वापस वही चीजें ऊपर जो हमने 6 पॉइंट्स फॉर्मेट में लिखे थे ना, वही चीजों को याद करो। सर सबसे पहला क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट से हमें क्या पता चलता है सर? उसका विजन, मिशन, स्टेटमेंट पता चल जाता है ना। नॉलेज ऑफ एनजीओज वर्क, उसका विजन, मिशन, एरिया ऑफ ऑपरेशन, सर ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली कहां से पता चलेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट से पता चलेगा। सर अगेन उसको कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं, वो भी तो पता करना पड़ेगा ना। सर हमारा स्टेप वही होने वाला है, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कंक्लूजन, है ना। तो प्लानिंग स्टेज में हम लोग क्या करेंगे सर? प्लानिंग स्टेज में हम लोग उसका कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट देखेंगे, जिससे कि उसका विजन, मिशन पता चल जाए। सर अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि भाई क्या क्या लॉज एंड रेगुलेशंस उनको एप्लीकेबल है, तो देखो वही चीजें हैं कि भाई नॉलेज ऑफ रेलेवेंट स्टैट्यूट्स एप्लीकेबल, है ना, जो भी उसको एप्लीकेबल, उसके सारे रेलेवेंट स्टैट्यूट्स के बारे में नॉलेज ले लेंगे। और उसका लीगल फॉर्म के तहत एमओए है, एओए है, या रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो भी कंपनी फॉर्म में है तो एमओए एओए आएगा, अगर ट्रस्ट फॉर्म में है तो ट्रस्ट डीड आएगा, अगर एलएलपी, या मतलब एलएलपी तो नहीं बोल सकते, दैट इज नॉट अलाउड, बट अगर और कोई भी फॉर्म में, तो उसका जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट बनेगा सर, वो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट आपको रिव्यू करना पड़ेगा। सही है ना। सर ये तो हो गया, एक हो गया एक्सटर्नल लॉज एंड रेगुलेशन, दूसरा उनका खुद का इंटरनल जो डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल वो। इसके अलावा उन्होंने इंटरनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स भी बनाई होगी, जैसे स्कूल होता है, हर एक स्कूल में इंटरनल रूल्स होते हैं सर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसके खुद के इंटरनल रूल्स होते हैं कि इतने टाइम तक ये, इतने टाइम तक वो, इतने में ये हो जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो वो उसका एनजीओ का जो भी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव मैन्युअल्स है, उनके जो भी गाइडलाइंस है, राइट, बजटरी पॉलिसीज है, सर ये सब कुछ आपको समझना है। कैन यू से सर ये 4 पॉइंट्स जो है ना, वो तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं सर? वो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, राइट। और फिलहाल हम लोग प्लानिंग स्टेज में, प्लानिंग स्टेज में ये कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में सोच लिया। अच्छा, इसके अलावा क्या करते हो तुम? इसके अलावा क्या करते हो तुम सर? वापस याद करो, नॉर्मल ऑडिट में तुम लोग क्या करते हो सर? हम लोग मटीरियलिटी डिसाइड करते हैं सर, हम लोग हाई रिस्क एरियाज आइडेंटिफाई करते हैं सर, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कहां पर वीक है या नहीं है वो देखते हैं, एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करना है कि नहीं वो डिसाइड करते हैं। ऐसा कुछ याद आ रहा है? ऐसा कुछ याद आ रहा है? ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या सर? सेम टू सेम, डिट्टो, वही सारे पॉइंट्स यहां पर कवर्ड है। चेक करो कि उनके अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल को चेक करो, फिर उनका मटेरियलिटी लेवल सेट करो, एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करना है या नहीं, रिपोर्ट कम्युनिकेशन कब कब करना है, टाइमिंग बेसिकली डिसाइड करो, एनटीई, है ना, प्लानिंग में पड़ा होगा। तो पिछले साल का रिपोर्ट देखो, इतने सारे 10 पॉइंट दिए हुए, सब 5 पॉइंट याद नहीं रख सकते? 5 पॉइंट याद रह सकते हैं क्या? अगेन प्रिटी सिंपल, राइट, सो इम्पोर्टेंट।
नेक्स्ट, अब सर ऑडिट प्रोग्राम हम जानते हैं कि सर ऐसे 300 के तहत सबसे पहले स्ट्रेटेजी बनती है, उसके बाद प्लान बनता है और उसका डिटेल्ड वर्जन बनता है ऑडिट प्रोग्राम। सर ऑडिट प्रोग्राम व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिकली फॉर दी एनजीओ, सर क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? तो देखो यार, यहां पर ना उसके ऑडिट प्रोग्राम में आपको वो सारी चीजें दिखेगी। ऑडिट प्रोग्राम में वो सारा अपना फॉर्मेट हम लोग उसमें फिट कर लेंगे। क्या क्या चीजें आता है उसमें प्रोग्राम में? सर प्लानिंग फेज में ना हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट को उठा लिया, राइट? सो अभी यहां पर हम लोग क्या क्या चीजें चेक करने वाले हैं? अच्छा, इसका तो एक शॉर्ट फॉर्म बताऊं, वैसे इससे भी सिंपल शॉर्ट फॉर्म एनजीओ के केस में ऑडिट प्रोग्राम क्या है? सर ऑडिट प्रोग्राम इंक्लूड्स ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ योर पी एंड एल एंड बैलेंस शीट। ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ योर पी एंड एल एंड बैलेंस शीट। और हमने ऊपर जो फॉर्मेट किया था वो भी आप याद रखोगे तो भी हो जाएगा। जैसे सबसे पहला क्या है, रिसीट्स, है ना? तो रिसीट्स के बारे में बात करते हैं। सर वो रिसीट्स कहाँ कहाँ से आएगा वो हम जानते हैं क्या? वो रिसीट्स आ जाएगा सारा का सारा। सर एक्सपेंसेस कहाँ पर होते हैं वो हम जानते हैं क्या? वो आ जाएगा। बैलेंस शीट आइटम्स, बैलेंस शीट आइटम्स में क्या क्या होते हैं? सबसे पहला, बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड, है ना, कैपिटल एंड लायबिलिटी, वहां पर चलते हैं। सबसे पहले क्या आता है? कैपिटल आता है ना? लेकिन कैपिटल को यहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, मैंने समझाया था। पर हम लोग क्या बोलेंगे? कॉर्पस बोलेंगे कि भाई कॉर्पस फंड चेक करो, है ना? सबसे पहला चीज यही आएगा। फिर उसके बाद कैपिटल के बाद क्या आता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस, करेक्ट? यहां पर भी वही है सर, रिजर्व्स एंड सरप्लस इंक्लूड होना चाहिए। अच्छा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी हम लोग जानते हैं दो तरीके से होते हैं रिजर्व्स। एक होता है जनरल रिजर्व, दूसरा होता है स्पेसिफिक, स्पेशल या स्टैट्यूटरी रिजर्व, है ना? सर यहां पर भी वही है। फिर एक कॉर्पस हो गया, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, और रिजर्व्स एंड सरप्लस में हम लोग जनरल मान के चलते हैं। तो तीसरा होता है स्पेसिफिक रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व, या तो हम उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं ईयर मार्क्ड रिजर्व। सर ईयर मार्क्ड रिजर्व यानी कि क्या? जैसे सर ईयर मार्क्ड रिजर्व मतलब कान पे मार्क किया हुआ, वो ऐसा, हाँ कुछ कंसेप्ट ऐसा ही है। जैसे आपने पता है वो गाय को, आपने काउ को देखा होगा, ठीक है, ओपन में, तो उनके कान पे ना वो लोग जो उनके ओनर्स होते हैं ना वो मार्क करके रखते हैं। बिल्कुल वैसे उसी कंसेप्ट के तहत यहाँ पर इसको बताया गया है ईयर मार्क रिजर्व, यानी कि सिर्फ पहचानने के लिए कि ये जो पैसा आपने फंड में रखा हुआ है ना, सर ये एक पर्पस के लिए है स्पेसिफिक, आप उसको जनरली यूज नहीं कर सकते, राइट? सो ऑडिट प्रोग्राम का ये तीसरा पॉइंट बेसिकली रिजर्व। अच्छा, सर कैपिटल हो गया, रिजर्व्स हो गए, अब उसके बाद क्या आता है? लोन्स, है ना? लोन्स, तो यहां पर भी वही है, जितना भी लोन उठाया हुआ है वो हमने समझा था ना, रिवॉल्विंग फंड, हाँ वो वाला लोन्स जितना भी उठाया है वो यहाँ पर आप उसको चेक करोगे ऑडिट प्रोग्राम में। अच्छा सर, ये हो गया लायबिलिटी साइड। असेट साइड पे चलते हैं। असेट साइड पे क्या आएगा? असेट साइड पे क्या आएगा? तो सबसे पहले फिक्स्ड एसेट आएंगे, है ना? सबसे पहले फिक्स्ड एसेट, फिर इसके बाद करंट एसेट्स पे चले जाएंगे। करंट एसेट में क्या क्या चीजें होती है? सर करंट एसेट में होता है सबसे पहले इन्वेस्टमेंट होता है। सर इसके अलावा स्टोर्स एंड इन्वेंट्री, जो आपने बोला था भाई, वो होता है। इसके अलावा कैश एंड बैंक बैलेंस होता है। समझ में आ रहा है भाई? 8 पॉइंट हो गए तुम्हारे। गेटिंग क्लैरिटी एवरीवन? समझ में आ रहा है सबको? बहुत सिंपल है, बहुत मतलब बहुत सिंपल है। अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे ना, तो यू कैन इजीली स्कोर। भाई ये चैप्टर का वेटेज, एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, 8 से 10 मार्क का वेटेज है। और इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, आप इसको आराम से आंसर करके यू कैन गेट द मार्क्स, राइट? सो यही चीज यहाँ पर दी गई है। यू कैन गो थ्रू द सेम। ऑडिट प्रोग्राम में कुछ नहीं है और ज्यादा, प्रिटी सिंपल चीज है। सर उसके बाद रिसीट्स, बोले रिसीट्स ऑफ एनजीओ, कौन से लाइन आइटम के तहत आप उसको चेक कर सकते हो, ठीक है? अब उन्होंने स्पेसिफिकली पकड़ा है रिसीट्स को। पहले क्या पढ़ा था सर? सोर्सेस ऑफ फंड, है ना, कि फंड कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि ये जो भी सोर्सेस है ना, उसमें से रिसीट्स जो भी आए हैं, जो भी पैसा आया है, वो आप कौन से हेडिंग के अंडर में उसको वेरीफाई कर सकते हो। चलिए सर देखते हैं।
कौन से हेडिंग के अंदर हम लोग उसको वेरीफाई कर सकते हैं? सबसे पहला, एनजीओ में क्या होता है पता है? सबसे पहला चीज होता है मेंबरशिप फी, कि आप उसमें मेंबर हो सकते हो, है ना? लाइफ टाइम मेंबरशिप फी, एनुअल मेंबरशिप फी, ऐसा सब होता है, पता है? जैसे तुम्हारा समाज भी है, वो समाज का भी एक मेंबरशिप फी होगा, आपके घर से पे करते होंगे, इफ यू नो, राइट? हर एक समाज में आपका सोशल फंक्शंस वगैरह होते हैं, तो उसका भी एक मेंबरशिप फी होता है, या तो लाइफ टाइम फी या तो एनुअल फी। दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। पहला होता है रिसीट्स इन द फॉर्म ऑफ मेंबरशिप फीस। अच्छा ठीक है सर, मेंबरशिप फी दे दिया, इसके अलावा सर हम लोग डोनेशंस दे सकते हैं। वो पता है बोली भी लगती है, मेरे तरफ से 5,000, मेरी तरफ से 10,000, डोनेशंस, है ना? डोनेशंस। सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग के सर। दूसरा होता है, सॉरी, दूसरा होता है डोनेशंस, और ये डोनेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशंस। करेक्ट। अच्छा सर, ये भी हो गया। अब सर तीसरा, एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको पता है, आपके समाज का जैसे कोई बुकलेट आता होगा, तो उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। लाइकवाइज, उसका कोई ग्रुप चल रहा हो, व्हाट्सएप ग्रुप भी बहुत सारी जगह पे अब तो हो गया, तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है ना? वो नॉमिनल टोकन अमाउंट होता है, बिल्कुल टोकन अमाउंट, कॉस्ट भी कवर नहीं होता, बट वो एक सब्सक्रिप्शन फी चार्ज करते हैं। सर अगेन ये भी तो काइंड ऑफ इनकम ही हुआ ना एनजीओ के लिए, तो दैट इज अगेन सब्सक्रिप्शन चार्जेस। समझ में आ रहा है? ये सब ना आप नॉर्मल रूटीन लाइफ में भी देखते ही हो, अपना खुद का समाज होगा ना, वहां पर भी आप पूछना करते हैं कि सर मेंबरशिप फी पे करते हो क्या? हाँ सर वो होगा, एनुअल या लाइफ टाइम मेंबरशिप फी होगा। दूसरा, डोनेशन तो लिखवाते ही हो। तीसरा, सब्सक्रिप्शन, चाहे बुकलेट हो, या चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड होना हो, या चाहे रेगुलर बेसिस पे आपको पैम्पलेट्स चाहिए, है ना? तो उन सब के लिए भी क्या होता है? सब्सक्रिप्शन चार्जेस। इवन आईसीआई का भी जर्नल के लिए भी आप लोग सब्सक्रिप्शन चार्जेस पे कर सकते हो, राइट? तो वो भी आपको पता है। तो दैट इज सब्सक्रिप्शन चार्जेस। सर रिसीट से एक और इन्वेस्टमेंट से इनकम आ सकता है, आपने बोला था, राइट? सो वो इंटरेस्ट या डिविडेंड के फॉर्म में इनकम आ सकता है, राइट? एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, सर आपको पता है बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं एनजीओज में। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पकड़ा क्लीन गंगा प्रोजेक्ट, है ना? अच्छा, एनजीओ बहुत सारे काम करता है, लेकिन फिलहाल उन्होंने एक प्रोजेक्ट पकड़ा, वो क्या है? क्लीन गंगा प्रोजेक्ट। तो वो लोग क्या करेंगे सर? उस स्पेसिफिक इस प्रोजेक्ट के लिए पैसे लोगों से इकट्ठा करेंगे, और वो खर्चा स्पेसिफिकली उसी प्रोग्राम के लिए करेंगे। लाइकवाइज फिर उन्होंने दूसरा प्रोजेक्ट उठाया कि सर लेट्स से हंगर इराडिकेशन, तो स्पेसिफिकली गरीब लोग जो भूखे मरते हैं सर, उनको खाना प्रोवाइड करने के लिए वो लोग पैसा इकट्ठा करेंगे लोगों से। सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड फंड रेजिंग प्रोग्राम। उसको क्या बोलते हैं सर? फंड रेजिंग प्रोग्राम। इसका एक बहुत ही लाइव एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, तो देयर आर वेरियस ऑनलाइन एप्लीकेशंस, जिसके तहत आई थिंक आपको भी कई बार मैसेज आता होगा कि भाई मेरा बच्चा जो है वो लेट्स से हॉस्पिटल में ऑपरेशन करना है उसका, मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसके लिए लोग डोनेशन करो। सर ये क्या है? दिस इज बेसिकली फंड रेजिंग प्रोग्राम। और ये फंड रेजिंग प्रोग्राम इट इज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, राइट? और वो एनजीओ के थ्रू ही रूट होता है। बहुत सारे एनजीओ जैसे काम करते हैं समाज सेवा के। सर इस प्रकार से 5 अलग अलग हेडलाइंस के तहत आप इस फंड जो भी उनको मिलता है रिसीट्स, उसको आप बाइफरकेट कर सकते हो। बोलो हेडिंग क्लियर? याद रहेगा? That is your entire concept of audit about NGO। इसके अलावा कुछ नहीं है। तो एनजीओ में क्या क्या पढ़ा सर? खुद दो चीजें, क्या क्या चीजें? सबसे पहला, सोर्सेस ऑफ फंड। उसके बाद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को नॉर्मल पॉइंट्स दिए हुए थे। तीसरा, सर ऑडिट प्लानिंग के तहत आपको क्या क्या ध्यान रखना है? सर हम जो नॉर्मल ऑडिट में करते हैं वही ऑडिट में यहाँ पर भी प्लानिंग में ध्यान रखना है। ऑडिट प्रोग्राम में क्या आएगा सर? पूरा का पूरा बैलेंस शीट का सारा आइटम आ जाएगा, है ना? एंड द लास्ट वन, पांचवा क्वेश्चन, कि सर रिसीट्स जो भी है एनजीओ के, उसको किस हेड में आप डिवाइड कर सकते हो? 5 हेड में। और ये तो आप नॉर्मल थोड़ा सा सोचोगे ना, तो यू कैन सिंपली आंसर अपना प्रैक्टिकल लाइफ से। ठीक है? तो दैट्स वेयर वी आर क्लोजिंग द ऑडिट ऑफ एनजीओ। सर अब जो क्वेश्चन है ना, वो तो इससे भी सिंपल है। 2-3 टॉपिक जो आईसीआई कभी नहीं पूछता। कौन से वाले सर? सबसे पहला, ऑडिट ऑफ सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर यानी कि सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर का ऑडिट कैसे होगा? उसमें ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेगा?
सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेगा भाई? सर अकेला ही तो बंदा है वो, अकेला। तो अपॉइंटमेंट भी कौन करेगा? सोल प्रोप्राइटर। अच्छा, रिपोर्ट भी किसको करेगा? सोल प्रोप्राइटर। इंटरनल कंट्रोल मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल भी कौन है? सोल प्रोप्राइटर। ओनर कौन है? सोल प्रोप्राइटर। मैनेजर कौन है? सोल प्रोप्राइटर। समझ में आ रहा है? तो सब कुछ वही तो बंदा है, तो इसमें ज्यादा कुछ चेक करने का जरूरत होता नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें एक और पॉइंट है, जैसे हर एक अलग अलग ऑडिट जो होते हैं ना, वो स्टैट्यूटरी ऑडिट्स होते हैं। जैसे ट्रस्ट का ऑडिट ट्रस्ट एक्ट के तहत होता है, कंपनीज का ऑडिट कंपनीज एक्ट के तहत होता है, एलएलपी का ऑडिट एलएलपी एक्ट के तहत होता है। सर व्हेन इट कम्स टू सोल प्रोप्राइटर, क्या सोल प्रोप्राइटर के लिए कोई एक्ट बनाया गया है? स्पेसिफिकली उसके लिए कोई एक्ट नहीं। तो सर उसका ऑडिट कैसे होगा? सर जनरली सोल प्रोप्राइटर का ऑडिट वॉलंटरी होता है। लेकिन हाँ, अगर लेट से उसको इनकम टैक्स के तहत ऑडिट करवाना पड़े, तो वो टैक्स ऑडिट करवा सकता है सोल प्रोप्राइटर। हाउएवर स्पेसिफिकली फॉर सोल प्रोप्राइटर देयर इज नो एक्ट स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइबिंग द ऑडिट। गेटिंग क्लैरिटी? बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और देखो, इसका अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर तो सोल प्रोप्राइटर खुद करेगा, और यहाँ पर वो खत्म भी हो गया। एक पेज से कम का है सोल ट्रेडर का कंसेप्ट। क्यों? उसमें क्या ही आएगा बे, एक ही तो बंदा है। समझ में आया? तो वो आप इसको एक बार गो थ्रू करना, आपको समझ में आएगा, इसको फिर गो थ्रू करने की जरूरत ही नहीं है। सर नेक्स्ट आता है ऑडिट ऑफ फर्म। फर्म यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप। सर पार्टनरशिप फर्म के ऑडिट में क्या करने का, बोलो भाई? पार्टनरशिप फर्म में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? पार्टनर्स। सारे के सारे पार्टनर्स मिलके करेंगे, है ना? रेम्यूनरेशन कौन फिक्स करेगा? सर पार्टनर्स फिक्स करेंगे। मैनेजमेंट कौन है? पार्टनर्स है। रिपोर्टिंग किसको होगा? पार्टनर्स को होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, सर इसका रेगुलेटिंग एक्ट है क्या कोई? हाँ सर, पार्टनरशिप का रेगुलेटिंग एक्ट है। कौन सा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अच्छा सर, क्या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत हर एक पार्टनरशिप को ऑडिट करवाना मैंडेटरी है? जी नहीं। सर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कभी भी किसी भी पार्टनरशिप को ऑडिट करवाना मैंडेटरी नहीं कहता। सो अगेन, अगर किसी और एक्ट के तहत आपको ऑडिट नहीं करवाना, तो पार्टनरशिप ऑडिट करवाना चाहे तो वो क्या होगा? सर अगेन इट विल फॉल अंडर द हेड ऑफ वॉलंटरी ऑडिट। तो अगेन गेटिंग क्लियर? इसका भी अगर आप देखोगे तो ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ इसमें कुछ बेसिक चीजें बताइए, जैसे मैटर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर स्टार्टिंग ऑडिट। भाई इससे खुद्दू क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। क्यों? आपको लगेगा सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्या ही चीजें याद रखनी पड़ेगी। क्या चीजें याद रखनी है पता है? आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा जिसका नाम था पार्टनरशिप डीड। याद आ रहा है पार्टनरशिप डीड क्या होता है? उसमें कुछ कंटेंट आते थे, पता है कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें आएगी? सर सारी डिटेल्स याद है आपको? कि जैसे कि पार्टनरशिप का नाम क्या होगा, कितने पार्टनर्स है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, उसको इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितने रेट पे मिलेगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या होगा, उस ड्रॉइंग्स परमिसिबल है कि नहीं, ऐसा कुछ याद आ रहा है? रेम्यूनरेशन मिलेगा कि नहीं, ऐसा कुछ याद आ रहा है भाई? सर एग्जैक्टली जो भी कंटेंट्स थे ऑफ द पार्टनरशिप डीड, एग्जैक्ट वही सारे कंटेंट्स यहां पर आपको ध्यान में रखना है बिफोर स्टार्टिंग द ऑडिट। देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ऑल द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड आर रिपीटेड हियर। अगेन प्रेटी सिंपल। एवरीवन गेटिंग क्लैरिटी? हाँ जी, ये पार्टनरशिप आज का लास्ट है इस सेशन का, तो इसको खत्म करते हैं। सर नेक्स्ट एडवांटेजेस। हाँ जी सर, अभी पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट करवाने से क्या क्या एडवांटेज होंगे, वापस ये आपने पढ़ा हुआ है थियोरेटिकली, उसको वापस यहाँ पर समझेंगे। सर एज यू कैन सी देयर आर टोटल 5 एडवांटेजेस गिवन टू यू। उसका शॉर्ट फॉर्म है पार्टनरशिप फर्म के एडवांटेजेस का CARD। डी विथ बार, बार का मतलब 2 बार है, ठीक है? सो कार्ड, that is your short form for remembering the advantages of audit of partnership firm. सर C for control। कंट्रोल रहेगा। क्या कंट्रोल रहेगा? कि भाई अगर कोई भी पार्टनर बुक्स में छेड़छाड़ कर रहा है फॉर गेटिंग मोर, मतलब मोर पोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू हिज पार्ट, तो सर वो पता लग जाएगा, है ना? किसी भी अदर पार्टनर को वो डिसएडवांटेजियस पोजीशन में डालने की कोशिश कर रहा है,
तो वो नहीं करेगा, कंट्रोल रहेगा, मोरल एंड एथिकल कंट्रोल रहेगा। बोले ठीक है सर, दैट इज फर्स्ट एडवांटेज। नेक्स्ट इज ए एडमिशन। सर अगर कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो उसको कैपिटल कंट्रीब्यूशन तो लाना पड़ता है, लेकिन साथ में आप जानते हो गुडविल का कंट्रीब्यूशन भी लाना पड़ता है ना। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या करेंगे, बोले नया मुर्गा आ रहा है, उसको ज्यादा गुडविल कंट्रीब्यूशन लगवाते हैं, उससे ज्यादा पैसे हड़प लेते हैं। उसके चक्कर में वो लोग हो सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट को इन्फ्लेट करके दिखाए कि हमारा प्रॉफिट है, उससे ज्यादा दिखाए। करेक्ट, तो गुडविल का कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। लेकिन सर अगर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट हुए हैं तो एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइप पे जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उसके लिए ट्रू एंड फेयर बुक्स ऑफ अकाउंट रेडी रहेंगे, जिससे कि उसको लूटा नहीं जाएगा बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। दैट इज द सेकंड एडवांटेज। नेक्स्ट आर रिलायबल। जब भी आप एज अ पार्टनरशिप फर्म बैंक में लोन लेने के लिए जाते हो तो वो लोग क्या आपके बनाए फाइनेंशियल्स के बेस पे लोन दे देंगे? जी नहीं सर, वो उसके ऊपर रिलाई नहीं करेंगे। कब रिलाई करेंगे सर? बुक्स ऑफ अकाउंट आपके तभी रिलायबल होंगे टू द थर्ड पार्टी ओनली एंड ओनली व्हेन दे आर सब्जेक्ट टू ऑडिट बाय एन इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसीलिए ऑडिट करवाने का एक और बेनिफिट है, रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। सर नेक्स्ट, डिसोल्यूशन। जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है तो वापस बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू एंड फेयर होने चाहिए, जिससे कि पता लगे कि कौन से पार्टनर को कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन देना है ना, कितना प्रॉफिट का शेयर जो बाद सब कुछ थर्ड पार्टी का लायबिलिटी पे ऑफ करने के बाद बचा है, कौन से रेशियो में शेयर करना है। तो वो सब कुछ डिसाइड अप्रोप्रिएटली ट्रू एंड फेयर मैनर में तभी हो पाएगा अगेन जब ऑडिट हुआ हो। एंड द लास्ट वन, डिस्प्यूट। सर अगर सारे पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया तो अगेन सर उस समय पे भी अकाउंट्स को सेटल करना पड़ेगा सबके बीच में, और अकाउंट्स को सेटल करने के लिए भी ट्रू एंड फेयर व्यू चाहिए, और ट्रू एंड फेयर व्यू तभी आएगा जब एक इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उसको रिव्यू किया हो, यानी कि ऑडिट किया हो। सो कार्ड, ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कितने एडवांटेज है टोटल? 5 एडवांटेज है। उसका शॉर्ट फॉर्म कार्ड, सी फॉर कंट्रोल, ए फॉर एडमिशन, आर फॉर रिलायबिलिटी, डी फॉर डिसोल्यूशन, डी फॉर डिस्प्यूट। क्लियर है सबको? एवरीवन? एंड द लास्ट पॉइंट सर, ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या क्या चीजें आपको खास ध्यान रखनी है? बोलो भाई। सबसे पहला तो सर लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट ले लेने का। क्यों? ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बेसिकली है ना। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट लेना क्यों जरूरी है? सर यही तो एक प्रूफ है कि भाई इन्होंने आपको अपॉइंट किया हुआ है फॉर द सेक ऑफ कंडक्टिंग ऑडिट। बाद में जाके वो मुकर गए तो कि नहीं भाई अब हम तुमसे ऑडिट नहीं करवाएंगे, फीस तो भूल ही जाओ, तो क्या कर लोगे तुम? राइट, दैट इज द रीजन व्हाई दे से इधर सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले उठा लीजिए लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। बोले ठीक है, एक बार ये आ गया, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट को चेक करो आप लोग। कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट यानी कि पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट्स, उसके मिनट्स वगैरह जो भी हुए हैं वो सब चेक करो। करेक्ट, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो भी आपको उसके कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट पार्टनरशिप डीड से ही पता लग जाएगा, है ना। तो पहला क्या था सर? लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। उसके बाद उसका यू कैन से कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट को चेक करो। कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट से आपको पता चल जाएगा उसका ऑब्जेक्टिव। सर एक बार कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट पढ़ लिया, अब क्या करेंगे? सर अब हम लोग एक्चुअल ऑडिट में जाएंगे, और ऑडिट किसका होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई करेंगे, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पार्टनरशिप में क्या होता है सर? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तो वो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट सही से हुआ है या नहीं हुआ है, इसको ध्यान में रखेंगे। सो दीज आर योर 5 simple points of matters to be specifically considered in the audit of accounts of partnership. And that is the end of partnership. इसके अलावा और कुछ नहीं है पार्टनरशिप में। उसके बाद एलएलपी शुरू हो जाता है। बोलो भाई, गेटिंग क्लियर? तो आज के सेशन में सर हमने गवर्नमेंट ऑडिट को खत्म किया, हमने म्यूनिसिपालिटी यानी कि लोकल बॉडी ऑडिट को खत्म किया। सर देयर आफ्टर वी वेंट टू एनजीओ का ऑडिट, है ना, वो भी सिंपल था, उसको खत्म किया। सर उसके बाद दो छोटे छोटे पॉइंट, सोल ट्रेडर ना के बराबर ही है, पार्टनरशिप सर 2 ही क्वेश्चन है उसमें, और उसमें भी आप आसानी से इसका आंसर लिख सकते हो, जो कुछ पढ़ा हुआ है वही चीज था, राइट। नेक्स्ट सेशन अगेन विल बी starting and continuing with this part basically, and starting with the LLP audit, and we'll take it further. ठीक है, आज का सेशन यहां तक रखते हैं। Till then,